तो यही दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 41 का लास्ट वीडियो। तो सर अब तक हम जो भी पढ़े थे सर, इससे पहले तक वो किसका पार्ट था, वो हमने पढ़ा था सर लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। सर यहाँ पे नया नाम दिख रहा है ये सर। इस लेक्चर के बाद अब हम यहाँ से सर स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर। ऑलरेडी हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें सर पढ़ा था, जो कि स्टार्टिंग बेसिक्स में सर हमने बताया था इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब सर हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये क्या है क्या नहीं है। तो सर एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो आइए। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराना क्या होता है, कहावत है सर, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो देखिए सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट हैशटैग नंबर 1। फायर लगने के कारण स्टॉक मेरा जल गया। एग्जाम्पल लेके चलेंगे सर। आग लगने के कारण, दैट इज़ फायर लगने के कारण स्टॉक जला। ठीक है, एंड कुछ टाइम पीरियड तक बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पाए। ठीक है सर। एग्जांपल मान लीजिए कि सर, जैसे मान लीजिए मेरा सर ईयर है जैन टू दिसंबर। ठीक है, फरवरी से जून तक के लिए मान लीजिए मेरा 5 महीना सर, एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही कि 5 महीना सर आग लग गया। ठीक है, तो मतलब आग लग गया 5 महीना के लिए नहीं, 5वें जैसे फरवरी में आग लग गया। ठीक है सर। और अगला वो पीरियड जो था, हम 5 पीरियड तक ही आग लगने का कारण हमने सर उसमें उस पीरियड के दौरान बहुत ही स्ट्रगल फेस किया, क्योंकि मेरा स्टॉक जल गया। तो हमको सर दोबारा बिजनेस को रीबिल्ड करने में, दोबारा खड़ा करने में हमको सर 5 महीना लग गया। ठीक है, एग्जाम्पल। तो देखिए, फायर लगने के कारण स्टॉक जला एंड कुछ टाइम पीरियड तक बिजनेस में जो प्रॉफिट कमा पाए, एग्जाम्पल 5 महीना जितना कमा सकते थे उतना कमा नहीं पाए। ठीक है सर, तो इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। मीन्स जो बना सकते हैं या कमा सकते थे प्रॉफिट, बट कमा नहीं पाए क्योंकि मेरा आग लग गया सर, मेरा जो स्टॉक था वो जल गया सर। ठीक है, तो क्योंकि कमा नहीं पाए, तो इस लॉस ऑफ प्रॉफिट को क्लेम कैसे करते हैं इस चैप्टर में सर हम यहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, पढ़ेंगे इस चीज़ को अच्छे से सर, डिटेल से, डोंट वरी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने सर क्या पढ़ा कि आग लग गया तो उसके कारण बिजनेस में हम कुछ वो ऐसा प्रॉफिट जो कि हम ज़्यादा कमा सकते थे, बट क्योंकि मेरा स्टॉक ही जल गया तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो हम उतना प्रॉफिट नहीं कमाए। ठीक है सर, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो हम प्रॉफिट आग लगने के कारण कमा नहीं पाए। ठीक है, किसी गिवन पीरियड में, जैसे इस एग्जांपल में 5 महीना का पीरियड है, तो उस पीरियड में मतलब आग लग गया तो उस पीरियड के दौरान हम कमा नहीं पाए वो प्रॉफिट जो हम कमा सकते थे। अगर मेरा आग नहीं लगता तो मेरे पास स्टॉक रहता, जाहिर सा बात है सर। आप ऐसे सोच के देखिए कि आपके गोडाउन में सर स्टॉक रखा हुआ है, ओके सर, अगर वो आग लग के जल जाए तो दोबारा आपको सर फिर उस लेवल का प्रॉफिट बनाने के लिए या क्लेम वगैरह इधर उधर सर सारा चीज़ क्रिएट करने में उतना टाइम लग जाएगा दोबारा आने जाने में। तो वो प्रॉफिट जो आग अगर नहीं लगता तो रखा हुआ था, हम इजीली कमा सकते थे, बट आग लगने के कारण वो जो प्रॉफिट था, जो गोडाउन में स्टॉक जो रखा हुआ था उसको बेच के हम कमा लेते हैं, आग लगने की वजह से वो चीज़ कमा नहीं पाए। तो सर दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है। तो इसमें हम सर यही चीज़ सीखेंगे कि कैलकुलेट्स में कैसे करते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट को क्लेम कैसे करते हैं। ओके सर, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग 5 मंथ एस्टिमेटेड। मान लिए सर 5 मंथ मेरा जो 5 मंथ हम सर एक एज्यूम पीरियड लिए हैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर सर लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि जो ड्यूरिंग 5 मंथ एस्टिमेटेड लगभग 5 लाख का प्रॉफिट कमाया जा सकता था। ठीक है सर, 5 महीने वो जो 5 महीने का पीरियड था उसमें कम से कम हम 5 लाख का प्रॉफिट कमा सकते थे। ठीक है सर, बट बिकॉज ड्यू टू फायर ओनली 2 लाख का कमा पाए, क्योंकि सर स्टॉक जल गया तो मेरे पास स्टॉक था ही नहीं कि हम सर सेल करें। सेल करते तो ना सर प्रॉफिट जनरेट होता, तो सर मेरा स्टॉक तो जला हुआ था। ठीक है, तो हम क्या कर पाए,
कैसे बेचें, फिर भी सर हमने कैसे भी मेहनत करके उस 5 मंथ के दौरान हमने क्या किया सर, उस 5 मंथ के दौरान 2 लाख तक हम कमा लिए। ठीक है सर। अब देखिए फर्स्ट तो क्लेम 3 लाख का करेंगे। तो ये चीज़ देखिए सर, अगला पॉइंट कि फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है कि 5 लाख 5 मंथ में सर कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट था, 5 लाख कमा लेते हैं। बट हमने कमाया कितना लिया सर, 5 लाख कमा सकते सकते थे अगर आग नहीं लगता तो, बट आग लग गया, इस वजह से कितना कमा पाए, ओनली 2 लाख। तो सर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लेम 3 लाख का करेंगे। ठीक है, इंसानियत के नज़रिए से देखिएगा तो सर समझ जाइएगा। ठीक है। तो देखिए प्लस वो 5 मंथ बिजनेस को रन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा होगा। ठीक है सर। इफ़ आग नहीं लगता तो वो खर्चा भी नहीं करना पड़ता, दैट इज़ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। यस सर। जैसे मान लीजिए सर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, अब ये क्या है सर, ज़िंदगी में देखिए इसका मतलब जैसे एग्जांपल के रूप में समझाते हैं सर, जैसे मान लीजिए रेंट पर कहीं और लेकर अपना बिज़नेस को हमने कंटिन्यू किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा जो गोडाउन था उसका तो सर पूरा एंटिंग पेंटिंग पूरा वो ख़राब हो गया, पूरा जल गया स्टॉक जो था, तो उस वजह से सर मेरा गोडाउन में कुछ बचा नहीं। तो हम क्या करेंगे सर, फिर हम ये जो 2 लाख कमाए इस 5 मंथ के पीरियड में, हम मेरा कोई दोस्त था, उस फ्रेंड से हमने कहा कि भाई मेरा स्टॉक यार अपने गोडाउन में रखवा ले, और यार वहाँ से हम जब मेरे को ऑर्डर मिलेगा वहाँ से डिलीवरी करने बोलेंगे तो भाई थोड़ा करवा देना। ठीक है, तो इस तरह हमने अब मैनेज किया। ठीक है, तो भाई दोस्त है या कुछ भी है, भाई साहब रेंट तो लेना ही पड़ेगा, दोस्त है तो उतना तो हेल्प कर दिया कि रख लिया। ठीक है सर, तो रेंट एज अ रेंट तो देना पड़ेगा, इमरजेंसी में रख लिया उतना ही बहुत है। बट अगर नहीं रखता है सर, मान लीजिए कि भाई अगर आप अगल बगल में ही कहीं वैसा लोकेशन पे आपका कोई फ्रेंड ना हो जहाँ आपको रखना है, तो सर आप कहीं ना कहीं रेंट पे लेंगे ही, वो तो डेफिनेटली है। तो सर आप उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप सर स्टॉक वहाँ रख करके अपना बिज़नेस को कंटिन्यू किए हैं उस 5 मंथ जब आपका अपना गोडाउन में आग लग गया और वहाँ पे तो कुछ भी था नहीं। ठीक है सर, तो स्टॉक वगैरह कुछ बचा नहीं, तो 2 लाख का हमने वहाँ से सर रिकवरी किया, कमाया अपने मेहनत से। ठीक है सर, तो देखिए ठीक है, तो अपना बिज़नेस को कंटिन्यू किए। और दूसरा मान लीजिए सर कंपेंसेशन, जैसे मान लीजिए आग लग गया तो सर किसी एम्प्लॉय का आग लगने के कारण तबीयत ख़राब हो गया उसको, जैसे कि मतलब हो सकता है सर मतलब थोड़ा सा लॉस हुआ यार, डेथ नहीं यार, ठीक है लॉस, ठीक है कुछ लॉस हो गया, मतलब एडमिट कराना पड़ गया। ठीक है, इस टाइप का केस हो गया तो बच गया, फाइनली बच गया। ठीक है, तो देखिए तो उससे रिगार्डिंग सर कंपेंसेशन वगैरह देना पड़ा एम्प्लॉय को। तो सर ये सब क्या है, ये सब एक्स्ट्रा खर्चा है। एक्स्ट्रा खर्चा को क्या करते हैं, इनकर्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। वो खर्चा जो किस वजह से इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्क, सॉरी इनकर्ड बोल दिए, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। वो खर्चा जो कॉस्ट को कंटिन्यू करने के लिए इंक्रीज मीन्स क्रिएट किया गया। ठीक है सर, ओके। अगर ये खर्चा नहीं करते तो सर हम ये 2 लाख भी कमा नहीं पाते हैं, जाहिर सा बात है। सर रेंट पे नहीं लेंगे तो कंटिन्यू कैसे करेंगे बिजनेस। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय का अगर तबीयत ख़राब होगा तो सर उसका अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करिएगा, नहीं करवाइएगा, सोशल वेलफेयर की तरफ आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो सर तब भी आपका बिज़नेस रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका चलिए अगले पॉइंट के ऊपर देखते हैं सर। ठीक है, तो आइए, ऐसा सारा खर्चा जो आग लगने के कारण बढ़ गया। ठीक है, ऐसा सारा खर्चा जो आग लगने के कारण बढ़ गया, वो सारा खर्चा क्या कहलाता है, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। दैट इज़, देखिए एग्जाम्पल दैट इज़ पॉइंट समझते हैं सर, उसके बाद एग्जाम्पल्स पर आगे मिलते रहेगा। हमें अपना बिज़नेस चलाना पड़ा, ठीक है, बट आग लग गया सर। ठीक है, तो आग लग गया तो सर मेरा तो सब कुछ सर क्या बोलते हैं पूरा फायर में डूब गया, आग लग गया, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो सर हमें अपना बिज़नेस चलाना पड़ा, बट फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ सर, बिज़नेस तो हमने चलाया सर, बट एक्स्ट्रा खर्चा लग गया ड्यू टू, रीज़न क्या था सर, आग ने फायर जो लगा उस वजह से मेरा पूरा एरिया, बिज़नेस एरिया जो था वो ख़राब हो गया। ठीक है, अब वहाँ कुछ बचा ही नहीं। ठीक है सर, तो अगर आग नहीं लगता
अगर आग नहीं लगता तो वो खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो वो सारा एक्सपेंस आएगा इसमें। अब ये देखिए सर, हमें अपना बिज़नेस चलाना पड़ा बट फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, अगर आग नहीं लगता तो वो खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो वो सारा एग्जांपल आएगा इसमें, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जैसे कि सर आग लग गया तभी तो सर हम जाके दूसरी जगह रेंट पे गोडाउन लेके अपना काम चला रहे हैं बिज़नेस का। या फिर मेरा जो एम्प्लॉय था सर उसका तबीयत ख़राब हुआ तो हमने उसको कंपेंसेशन दिया, ठीक है। किसी का हाथ टूट गया एग्जांपल, वो गिर गया भागने के चक्कर में तो कंपेंसेशन दिए। तो सर ये सब एक्स्ट्रा खर्चा जनरेट किस कारण से हुआ? मेन कारण क्या था सर? आग लगना, ठीक है सर। अगर आग नहीं लगता तो ये सारा खर्चा क्रिएट ही नहीं होता। तो वो खर्चा जो आग लगने के कारण क्रिएट हो उसको कहेंगे सर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है। अब आ जाइए सर, दो वर्ड और समझते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है सर। इसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ आता है सर, एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक आता है प्लस। ये फार्मूला है सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला है, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग आ जाएगा क्या सर? टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए वन बाई वन सर समझते हैं पॉइंट को। लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमा सकते थे, ठीक है, बट वो कमा नहीं पाए। एग्जांपल मान लीजिए 5 लाख का सर हम प्रॉफिट कमा सकते थे, बट ड्यू टू फायर आग लग गया, ठीक है। तो इस वजह से कितना, सिर्फ 2 लाख ही कमा पाए ओनली। तो 3 लाख का क्या है सर? 3 लाख का लॉस है, ठीक है। ये जाएगा कहाँ सर? 3 लाख का ये जो लॉस है ये जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है सर। जो एक्स्ट्रा हम कमा सकते थे 3 लाख वो हम कमा ही नहीं पाए, ओनली 2 लाख कमा पाए। तो अभी कितना बाकी रह गया? 3 लाख कमाना बाकी रह गया, क्योंकि मिनिमम 5 लाख तो सर कमा ही सकते थे, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा सर? लॉस ऑफ प्रॉफिट 3 लाख, ठीक है सर। तो आइए अब दूसरा पॉइंट, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को देखते हैं। आग लगने के कारण बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए फिर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा जो लगा, ठीक है सर, जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा वो एक्सपेंस जो आग नहीं लगता तो नहीं होता, ठीक है। जो एक्स्ट्रा खर्चा आप जैसे सर अभी हमने देखा रेंट वाला केस, कंपनसेशन वाला केस, सब आग लगने की वजह से हुआ सर। अगर आग नहीं लगता तो ना एम्प्लॉय का मेरा हाथ टूटता, ना हमको कंपनसेशन देना पड़ता, ना मेरा गोडाउन में स्टॉक जलता तो हमको सर कहीं और जाके, सर मेरा वो तो सर स्टॉक जला तो पूरा गोडाउन भी सर ले गया, तो हमको कहीं और गोडाउन नहीं लेना पड़ता, ठीक है, रेंट पर, फिर दूसरे जगह, फिर उस गोडाउन को अपने वाले को मेंटेन करवाएंगे तब ना कंटिन्यू करेंगे सर। तो आग लगा तो सर ये तो एक मतलब कहते हैं ना कि फालतू का तितीमा हो गया सर, झमेला हो गो भैया, फालतू को भैया। तो वैसे ही जो भी फालतू खर्चा हो गया, रीजन क्या? इस आग की वजह से हुआ। ये ससुर आया ना, आग लगा तो आग लगा के मेरा फैक्ट्री में काम बढ़ा दिया मेरा। तो सर ऐसा खर्चा को समझ लीजिएगा कि वो क्या है? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, ठीक है सर। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं सर तो हमें मिल जाएगा टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब टोटल इतना का लॉस हुआ, ठीक है सर। अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे कुछ एग्जांपल्स का हेल्प लेके, ठीक है सर। तो देखिए एग्जांपल ए, मान लीजिए सर हम क्या किए, ट्रेडिंग बनाएं, ठीक है, और पेंडल भी इसमें इसके बाद बना दिए सर। जीपी था 12 लाख का, सीडी से बीडी कर दिए सर 12 लाख का, ठीक है, इतना चलेगा, ओके सर। सैलरी है, अब आप अभी फ़िलहाल सर सिर्फ आइटम का नाम पढ़िए, ठीक है, अभी फ़िलहाल आइटम्स का नाम पढ़िए, उसके बाद सर देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल बस आइटम का नाम पढ़ना है। सैलरी है 5,50,000, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन है, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस है, डेप्रिशिएशन है, अदर एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है सर। अब देखिए इतना चीज़ है सर, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के नज़रिए से सर हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि नंबर 1, 2 लाख का नेट प्रॉफिट तो देंगे ही, ये तो श्योर है, इसका पक्का नुकसान हुआ होगा, ठीक है सर। तो ये 2 लाख तो आपको पक्का है कि आपका नेट प्रॉफिट जो था, जो आप कमा सकते थे, वो नेट प्रॉफिट तो पक्का मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा, ठीक है सर। मतलब श्योरिटी है
कि मिलेगा, ठीक है सर। तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, सैलरी भी आगे सैलरी भी हमने क्या कहा सर, हमने मांगे, ये लिखा है मांगे, ठीक है सर, वो स्पीड में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा दूर भी है, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा, सामने रहता तो समझ जाते, ठीक है सर। तो देखिए, सैलरी भी मांगे हमने क्या कहा सर, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहता है कि हम आपको नेट प्रॉफिट तो देंगे ही, ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। फिर हम कहें कि सर मेरा ये जो सैलरी था ना सर, ये सैलरी में इंक्लूड्स है सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। कुछ कुछ ऐसे स्टाफ हैं सर मेरे कंपनी में जिनका सैलरी 5,50,000 है ओवरऑल, ठीक है सर। बट क्योंकि हमको लॉस हुआ है तो हमने क्या किया सर, ये 1,50,000 वर्कर को जो हम सैलरी देते थे ये सर उतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए सर हमने इन्हें कहा कि भाई मेरे कंपनी में लॉस हो गया है, प्लीज़ सर कोई दूसरा जगह जॉब देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम आपको अभी पेमेंट दे सकते हैं, ठीक है सर। तो ये लोग तो सर मान जाएंगे सर, ठीक है, वो लोग चले जाएंगे। बट सर ये जो 4 लाख के सर जो परमानेंट स्टाफ है मेरे सर, ये सर इनको तो सर हमको देना ही पड़ेगा, इसको हम टाल नहीं सकते हैं, ठीक है सर, इग्नोर नहीं कर सकते। तो सैलरी मांगे हम 4 लाख का परमानेंट स्टाफ के लिए, इंश्योरेंस कंपनी बोला ठीक है हम देंगे, टेंशन नहीं, ठीक है सर। फिर बात आया अगला इंटरेस्ट ऑन लोन पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी सर जो क्लेम था इंश्योरेंस कंपनी मान गया, ठीक है, कि ये भी आप टाल नहीं सकते हैं। मान लीजिए सर हमने कोई बैंक से लोन वगैरह लिया था, ठीक है, तो क्या बैंक मतलब बोलेगा कि ठीक है भैया आपका आग लग गया, आप कोई बात नहीं, आपका इस बार पूजा कर रहे हैं, अगले बार आप ले लीजिएगा, आपका भी आरती कर रहे हैं। भाई ऐसा न ऐसे चलोगो छोड़ो ना, चलोगो भैया, ये भैया भोजन ने कहो कि भैया मारो पैसों दो, मारो को थारों से मतलब ना, मैं तो भैया बस अपने पैसों जानी, बाकी मैं ना जानी सर जी, ठीक है। तो सर ये प्रॉब्लम है। तो हमने बताया कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन जो है सर बैंक के ऊपर है, तो ये भी सर कंपलसरी है देना, ठीक है, क्योंकि वो नहीं सुनेगा कि आपके बिज़नेस में, मेरा बिज़नेस में आग से लॉस हुआ, ठीक है सर। तो बैंक बोला ठीक है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट दे देंगे, मतलब इस अमाउंट को भी, ये जो इंटरेस्ट तुमको ऐड करना था क्योंकि जल गया तो हम पे कर देंगे, ठीक है सर, ओके। बट अब आ जाइए एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस। तो सर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस का जब हम बारे में बात करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगा कि ये नहीं देंगे बिकॉज़ ये करना ज़रूरी नहीं था। आग लगा है तो आग लगने के बाद आपको अपना कंपनी का एडवर्टीज़मेंट करने का क्या ज़रूरत है। आप जब ऑलरेडी लॉस में हो तो इस टाइम में मतलब क्या ये फालतू का खर्चा आपने किया, तो इस चीज़ को आप सर अवॉइड कर सकते थे, मतलब इग्नोर कर सकते थे, बट आपने इग्नोर नहीं किया, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट, ओके सर। उसके बाद देखिए फिर हमने कहा सर डेप्रिसिएशन वाला खर्चा सर अगर ये करे तो सर 50,000, तो कंपनी क्या बोला, मतलब ये प्रीवियस ईयर के बेस पे सर हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कि मेरा एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस जो था 1 लाख था पिछला साल, तो बोला नहीं इस पर नहीं देंगे, ये अभी आग लगा, अभी इसको करना तुम आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आप करते हैं देन ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जानना आप क्या करेंगे, ठीक है सर। फिर बात है डेप्रिसिएशन पे जो कि था 50,000, ये एक्चुअल खर्चा नहीं है तो ये भी नहीं देंगे। वो कहा कि भाई आप अपने पॉकेट से थोड़ी भरते हो डेप्रिसिएशन, मेरे भाई वो तो सिर्फ एक प्रोविज़न है जो प्रोविज़न नाम का डब्बा में डाला जाता है, ठीक है, तो ये तो सर क्लेम ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो बोला कि ये एक्चुअल खर्चा नहीं है तो इसलिए हम इसको भी नहीं देंगे। अदर एक्सपेंसेस मान लीजिए कि ये 50,000 कुछ ऐसा एक्सपेंसेस था जिसको आप चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते थे, ठीक है, या फिर अवॉइड कर सकते हो इस ईयर भी, ठीक है। तो मान लीजिए इस ईयर में हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, ठीक है, और अगर आप नहीं करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी कहा कि भाई आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए अदर एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये चीज़ें अभी आपके लिए उतनी भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ज़रूरी काम को करना है, वो चीज़ जो आप रोक नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, हम बस उसी का क्लेम देंगे आपको, ठीक है। हम ये सब फालतू का क्लेम आपको नहीं देंगे क्योंकि अगर एक्सपेंसेस अभी आपको करने का ज़रूरत नहीं है। तो मान लो कि ये भी अवॉइड
करना है आपको, ठीक है। आप कर सकते थे, तो अगर आप नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि हम भी आपको इसके लिए क्लेम नहीं देंगे। ओके सर। फिर नेट प्रॉफिट का तो बात वही था कि देंगे ही देंगे, ठीक है सर। अब देखिए इधर सर एक भीम का गधा में क्या लिखा हुआ है तो भीम का गधा में सर ये लिखा हुआ है, ऐसा एक्सपेंसेस या खर्चा, जिसको दोनों वन इन द सेम मीन, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ऐसा खर्चा जो होना तय है, ठीक है, अनअवॉइडेबल है, ठीक है, तो वो तो मिलेगा ही। इंश्योरेंस कंपनी ये कहता है कि जो अनअवॉइडेबल है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको तो हम आपको, मतलब उसके ऊपर तो हम आपको क्या करेंगे सर, उसका तो आपको क्लेम देंगे। जैसे कि सैलरी हमने देखा 4 लाख के ऊपर, 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन लोन देखा, नेट प्रॉफिट देखा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहता है कि ये सारा जितना भी खर्चा है ये अनअवॉइडेबल है, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसलिए हम आपको इसका पेमेंट कर देंगे, आप टेंशन मत लो। ओके सर। अब आ जाइए, ये समझते हैं इंटेंशन क्या है। इंश्योरेंस कंपनी का सर इंटेंशन पर ध्यान देना है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी का इंटेंशन क्या है? नंबर 1, नेट प्रॉफिट लॉस, जो कि नेट प्रॉफिट लॉस्ट जो कि है सर 2 लाख तुम कमा सकते थे, बट फायर के कारण नहीं कमा पाए, तो ये तो देंगे ही। इंश्योरेंस कंपनी सर अभी हमको बोल रहा है, ठीक है, कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आग लग गया तो ये 2 लाख रुपए तो जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है वो तो लॉस्ट एक्चुअल में हुआ ही, क्योंकि ये तो तुम सर, क्योंकि पिछले ईयर भी कमाए तो इस साल भी तुम कमा सकते थे, बट फायर के कारण नहीं कमा पाए, तो ये तो तुमको देंगे ही, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मिल जाएगा। फिर सर परमानेंट वर्कर जो था, हम सर जितना भी अपना बात रखे पहले हमने रख लिया, उसके बाद अब कंपनी रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये था 4 लाख का, तो वो कहा कि ये भी टाला नहीं जा सकता। यस आई नो कि ये भी टाला नहीं जा सकता, वो सब आपके ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं, तो भाई उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी टाला नहीं जा सकता है, तो आपको ये भी दे देंगे, ठीक है, जो जिसका अमाउंट कितना था सर, 4 लाख। टोटल कितना था, 5,50,000 बस। बट 4 लाख ऐसे थे जिनका सैलरी हम टाल नहीं सकते, मतलब वो मेरे कंपनी के ऑनेस्ट एम्प्लॉय होंगे, ठीक है सर, एम्प्लॉय होंगे, वर्कर होंगे। ओके सर। तो ये क्या है, अनअवॉइडेबल है, मतलब ये इग्नोर आप नहीं कर सकते, तो वो भी दे देंगे, चलिए ठीक है। फिर वो बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी अनअवॉइडेबल है, इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि है 2,50,000, क्योंकि बैंक आपको भाई छोड़ेगा नहीं, बैंक तो भाई उसको तो पैसा से मतलब है। बैंक क्या कहता है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ठीक है सर। तो ये भी अनअवॉइडेबल है, तो ये भी दे देंगे। ओके सर। अब आ जाइए हैशटैग, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक हम वर्ड समझ रहे हैं सर, ये तो इतना तक था, ठीक है। ये तो इसका सर कंक्लूजन भी आपको समझा रहे थे। इंश्योरेंस कंपनी का इंटेंशन पर ध्यान देना है हमें कि उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है सर। अब यहाँ से हम एक वर्ड समझेंगे सर, एक न्यू वर्ड, स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग चार्जेस ऑल सच एक्सपेंसेस विच आर फिक्स्ड इन नेचर, जो कि सर वो फिक्स्ड नेचर का होता है, उसको आप हटा नहीं सकते। एंड विच आर अनएवॉइडेबल, उस एक्सपेंस को कहते हैं स्टेशनरी बोल रहे हैं, उस एक्सपेंसेस को कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। वो सर सामने एक स्टेशनरी का आइटम रखा हुआ था तो वहीं दिख गया, तो वहीं बोल दिए, सॉरी। सर जब भी हमसे कुछ गलत होता है तो हम उसको तुरंत ही सुधारते हैं, ठीक है, तो इसीलिए कोई बात नहीं। तो देखिए स्टैंडिंग चार्जेस ऑल सच, कभी कभार मजाक में निकल जाता है यार, ठीक है। तो देखिए, या कभी कभार थोड़ा सा ध्यान भी इधर उधर होता है, तो हम उसको तुरंत खींच के लाते हैं और सॉरी बोल के फिर कंटिन्यू करके उसको सुधार के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है सर, ठीक है। तो देखिए स्टैंडिंग चार्जेस ऑल सच एक्सपेंसेस विच आर फिक्स्ड इन नेचर, जो कि फिक्स नेचर का है, एंड विच आर अनएवॉइडेबल, और जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस एक्सपेंस को कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है सर।
ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो अनअवॉइडेबल है, ठीक है, आग लग गया उसके बाद के पीरियड में, ठीक है, आग लग गया उसके बाद के पीरियड में, वो जो 5 महीना का पीरियड से एग्जाम्पल लिए थे उस पीरियड में सोचिए कि ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो कि अनअवॉइडेबल है उस 5 मंथ के पीरियड में, जैसे इंटरेस्ट ऑफ कहाँ गया यार, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देखा, फिर सर आप वो सैलरी हम देख रहे थे, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, तो ये सारी चीज़ें सर आग लग गया है बिज़नेस में तो उसके बाद भी, उसके बाद के पीरियड में ये चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उस एक्सपेंस अमाउंट को का क्लेम देगा इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहता है सर कि स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम हम आपको देंगे। ठीक है, यही कहता है इंश्योरेंस कंपनी, और ये अनअवॉइडेबल होता है, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये फिक्स नेचर का होता है। जैसे सर मान लीजिए कि जैसे जब आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी शादी हो जाएगी या अभी हुई नहीं है या होगी, ठीक है, तो अगर आपकी वाइफ कही कि भाई उधर से अलता लेते आइएगा, अलता नेल पेंट, सॉरी अलता बोल नेल पेंट, ठीक है, वो बोली कि सर मतलब कौन सा कलर, कुछ अजूबा ब्लू कलर का चाहिए, ब्लू कलर का नेल पेंट चाहिए। ठीक है, अब भैया जब भोजन ने कहो सर जी कि गलती से आप रेड लेके नहीं जा सकते, भैया वो ब्लू कह दी, मतलब वो फिक्स है, वो फिक्स्ड इन नेचर है, उसको ब्लू ही चाहिए, उसको दूसरा नेल पेंट नहीं चलेगा। ठीक है, फिर और एंड विच आर अनअवॉइडेबल, और आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करके घर में चल जाएंगे बिना नेल पेंट लिए ब्लू कलर का, तो सर उस दिन आपको खाना भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो सर ये चीज़ को ज़िंदगी में ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, तो ऐसा खर्चा जो कि फिक्स्ड है, मतलब वो होना ही होना है, ठीक है, उसको हम रोक नहीं सकते, और अनअवॉइडेबल है, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है सर, वरना बस वहीं खाना नहीं मिलेगा सर। ठीक है सर, तो वो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। स्टैंडिंग चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर याद रखिएगा। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस वैसा एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड इन नेचर है, ठीक है, होगा ही होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे आपका वो परमानेंट सैलरी का, परमानेंट स्टाफ का सैलरी वगैरह। ठीक है सर, और ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो इस टाइप का एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ओके। अब देखिए सर, एक तो है सर नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो सर इसका तो आप इंश्योरेंस करवाएं, इसका सर एक अलग इंश्योरेंस होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, सॉरी नेट प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट जो है अगर वो जल जाए, ठीक है, नेट प्रॉफिट का लॉस हो जाए, अगर आपका जो नेट प्रॉफिट है एनपी, दैट इज़ नेट प्रॉफिट, अगर वो जल जाए तो इसके लिए तो सर आपने इंश्योरेंस करवाया वो अलग होता है। ठीक है, प्लस प्लस आपने क्या कहा कि स्टैंडिंग चार्जेस आपके पास, मतलब ऐसा खर्चा जो कि टल नहीं सकता और उसको क्या नहीं किया जा सकता सर, इग्नोर नहीं कर किया जा सकता, मतलब फिक्स्ड इन नेचर है और अनअवॉइडेबल है। तो वैसा खर्चा मेरे, जब हम गए क्लेम करवाने, मतलब प्रीमियम बनवाने उसका, ठीक है, इंश्योरेंस करवाने, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी पूछता है कि भाई आपके पास आपका कितना ऐसा चार्जेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस है जो कि स्टैंडिंग नेचर का है। ठीक है, तो हुआ क्या सर कि ये तो कराएं, इसके बारे में फ़िलहाल अभी बात नहीं है, ये आपका आपने करवा लिया, ये आपको मिलेगा ही 100%। बात चल रहा है अलग से, ये फर्स्ट नंबर इंश्योरेंस था, इस पर हमने ओके कह दिया कि हाँ भाई ये वाला तो कर ही दीजिए। सेकेंड वाला स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी पूछा कितना है वैसे एक्सपेंसेस आपका जो कि अनअवॉइडेबल है, ठीक है, जो कि ये टाला नहीं जा सकता। तो हमने कहा सर कि ऐसा 10 लाख तक का टोटल ऐसा इस टाइप में होगा सर, ठीक है, जिसको जो कि अनअवॉइडेबल है मेरा एक्सपेंसेस। तो जब सर कंपनी बना रहा था, ठीक है, तो बोला कितने का प्रीमियम लगेगा, तो हमको लगा सर वो प्रीमियम ज़्यादा, तो हमने कहा नहीं भाई इतने प्रीमियम सर बहुत ज़्यादा हो रहा। इतना प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है। तो प्रीमियम देख के हम क्या डिसाइड किया सर, हम बोले कि एक काम करो यार, ये जो 3 लाख का है ना, इसके लिए इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, ठीक है, इसको अभी आप रहने दो, ये हम देख लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दो। आप क्या करो ना सर, आप 7 लाख के लिए कर दो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो कि जिसमें मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, चाहे आपका परमानेंट स्टाफ का सैलरी हो गया, इस टाइप की चीज़ें सर, इसके ऊपर हमने बोला कि भाई इसके लिए इंश्योरेंस करवा, ठीक है, इसके लिए सिर्फ करवा लिए, इसके लिए सर क्या किए, नहीं करवाएं, ठीक है। तो देखिए ये 3 लाख के लिए नहीं करवाएं और ये 7 लाख के लिए करवाएं ऑनली, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था, इसलिए सर ऐसा हरकत किए, ठीक है। अब देखिए तो ये जो सर 7 लाख है, ठीक है, इस 7 लाख को कहते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, मतलब इस अमाउंट पर इंश्योरेंस किए हैं, ठीक है सर, इंश्योरेंस इस अमाउंट पर इंश्योरेंस करे थे, मतलब करवाए थे या किए थे, कुछ भी बोल सकते हो सर। तो 1 मिनट हम हाँ, चला यार, कुछ मिल ही नहीं रहा यार। तो ये जो 7 लाख है सर, इसको हम क्या कहेंगे, ये 7 लाख का अमाउंट है, इस 7 लाख को कहते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब इस अमाउंट पर, ठीक है, इंश्योरेंस किए थे, ठीक है सर। तो ये मेरा सेफ़ है, इसका हमने कवर करवा लिया, अगर कुछ भी हुआ कल को तो ये 7 लाख के अंदर जो भी आइटम्स था सर, उसका उस पीरियड के दौरान वो लोग क्लेम, वो लोग चार्ज देगा, ठीक है। ओके सर, मतलब अगर आग लग गया तो जब तक वो पीरियड, जैसे एग्जांपल में हमारा 5 मंथ का जो हम आग लगने के कारण हमने जो कठिनाइयाँ सही, जो भी परेशानियाँ सर, जो भी दिक्कत स्ट्रगल कर रहे थे कंपनी को लेके अपना, तो उस 5 लाख में ये जो मेरा अनअवॉइडेबल खर्चा है 7 लाख का, ये 7 लाख का खर्चा कौन संभालेगा, इंश्योरेंस कंपनी संभालेगा। और क्योंकि ये हम 3 लाख का नहीं करवाएं, ठीक है सर, तो इतने अमाउंट पर इंश्योरेंस नहीं करवाएं, तो इतने पर वो नहीं संभालेगा, ठीक है सर। तो इसको हम क्या कहेंगे, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वैसा चार्जेस जो कि है तो अनअवॉइडेबल नेचर का, हम जानते हैं कि इसको भी टाला नहीं जा सकता, बट हमने प्रीमियम को कम करवाने के लिए हम बोले कि नहीं भाई, ये तो इसको इसको कम कर दो, देख लेंगे अगर उस टाइम में वैसा कुछ होगा तो। जैसे सर हम ज़िंदगी में हम लोग रिस्क लेते हैं ना कि हाँ भाई देख लेंगे, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो, ठीक है सर। और ध्यान रखिएगा, नेल पॉलिश का कलर गलती से लेके मत जाइएगा सर, वरना वहाँ पे सर रिस्क एकदम गायब हो जाएगा आपको खाना ही नहीं मिलेगा, ठीक है सर। तो देखिए अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो सर इस तरह क्या था, 3 लाख के ऊपर इंश्योरेंस नहीं था, मतलब ये जो 3 लाख का अमाउंट है ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, वैसा स्टैंडिंग चार्जेस जो कि अनअवॉइडेबल नेचर का तो है, बट उसके ऊपर हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया, ठीक है। मतलब 2 चीज़ें हैं, देखिए अनअवॉइडेबल तो ये भी है 7 लाख, और 3 लाख भी अनअवॉइडेबल है, मतलब 7 लाख को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, 3 लाख को भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन 7 लाख के ऊपर इंश्योरेंस है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कह दिए, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है सर। और इसके ऊपर क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, 3 लाख के ऊपर, तो इसको क्या कह दिए, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है सर। तो इतनी बातें हैं, ओके सर। तो चलिए आगे, हैशटैग क्लेम किसका मिल सकता है, क्लेम किस किस अमाउंट का मिल सकता है सर, ठीक है। तो एक नंबर 1, एक तो सर नेट प्रॉफिट का, ठीक है, जो आप कमा सकते थे बट एनपी, ठीक है सर, तो जो आप कमा सकते थे बट आग लगने के कारण आप कमा नहीं पाए, तो एक तो वो सर। और दूसरा स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब कौन, ओनली इंश्योर्ड नेचर वाला, जैसे ये 7 लाख ओनली इंश्योर्ड नेचर वाला, ठीक है सर, वो स्टैंडिंग चार्जेस जो कि इंश्योर्ड है। स्टैंडिंग चार्जेस सर ध्यान से देखिए, स्टैंडिंग चार्जेस 7 लाख भी है और 3 लाख भी है, बट देखिए क्लेम किसका मिल रहा है, ओनली स्टैंडिंग चार्जेस का, वो वाले का जो कि इंश्योर्ड नेचर वाला है। तो इंश्योर्ड नेचर का कौन है, 3 लाख पे इंश्योर्ड करवाए हैं, तो ये इंश्योर्ड नेचर का है। और सॉरी 7 लाख के ऊपर, सॉरी लिखे बोल दी गलती थी, 1 मिनट से, वो स्टैंडिंग चार्जेस जो कि इंश्योर्ड नेचर वाला है, ठीक है सर। जैसे कि 7 लाख हमारा
इंश्योर्ड नेचर का है बिकॉज हमने इसके ऊपर इंश्योरेंस कराया है, ठीक है सर, इंश्योर्ड स्टैंड चार्जेस इंश्योरेंस कराया है। और 3 लाख जो है सर, ये सर भले ही स्टैंडिंग चार्जेस है बट ये इंश्योर्ड नेचर का नहीं है, क्योंकि इस पर हमने क्या इंश्योरेंस नहीं करवाया सर, ठीक है। तो इसके ऊपर नहीं मिलेगा, ये 7 लाख के ऊपर मिल जाएगा, ये कहा जा रहा है। क्लेम इस पर हो सकता है 7 लाख के ऊपर, ठीक है सर। दैट इज़ अनअवॉइडेबल, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। यस, वैसा खर्चा जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है सर। इन दोनों का क्लेम आपको मिल सकता है, ठीक है, इन दोनों का क्लेम मिल सकता है सर, ठीक है। फिलहाल एक पॉइंट को साइड रखिए, वो जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग था, अभी हम उसके ऊपर आएंगे, बट वन बाय वन सर पहले हम सारे पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है। चिंता नहीं, धीरे धीरे जब हम सर इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे तो उसके बाद ये चीज़ पूरे कंसेप्ट एक बार में क्लियर जाएगा, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि सर जिस दिन सर भी पढ़ाए थे, उस सर भी बोल रहे थे कि हो सकता है ये लेक्चर आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम समझ में ना आया, और ये बात सच भी था, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और सर ये बात भी सच था, ठीक है। तो टेंशन नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, ठीक है सर। तो देखिए 3rd नंबर, अवॉइडेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसा खर्चा जिसे आप इग्नोर कर सकते थे, उस पर क्लेम नहीं मिलता, ठीक है। जैसे ये तो स्टैंडिंग है ही नहीं, बिकॉज ये तो सर स्टैंडिंग नेचर का है ही नहीं, स्टैंडिंग नेचर का है ही नहीं सर, मतलब ज़रूरी है ही नहीं, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि सर आपका एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस, आग लगा तो उस टाइम में करना ज़रूरी नहीं है। डेप्रिसिएशन, अभी हमने सर ये दोनों एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो ये चीज़ें के ऊपर सर क्लेम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों के ऊपर अवॉइडेबल एक्सपेंसेस मतलब क्लेम नहीं मिल सकता, इन दोनों के ऊपर क्लेम मिल सकता है नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस जो कि इंश्योर्ड नेचर वाला हो, ठीक है सर। अब आज एक और लाइन पढ़ते हैं सर, एक और वर्ड सीखते हैं, इंडेमिनिटी पीरियड, ठीक है। इंडेमिनिटी पीरियड क्या होता है सर? एग्जाम्पल, जो 5 मंथ आग लगने के कारण बिजनेस अफेक्ट रहा, ठीक है, बिजनेस अफेक्ट रहा एंड प्रॉफिट नहीं कर पाए, ठीक है सर, एंड प्रॉफिट नहीं कर पाए बिजनेस में, ठीक है, जितना हम कर सकते थे वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए, बिकॉज उस 5 मंथ में जो आग लगने के कारण, ठीक है सर, 5 मंथ जो आग लग गया स्टार्टिंग का फरवरी में, तो हम जो सर जून तक परेशान थे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीना सर जो हम परेशान थे, तो इस 5 महीना का पीरियड को कहते हैं इंडेमिनिटी पीरियड, ठीक है सर, इंडेमिनिटी पीरियड। ओके सर। मैक्सिमम इंडेमिनिटी पीरियड 12 मंथ का हो सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों ज़िंदगी में सर? ज़िंदगी में इसलिए क्योंकि बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी मानता है कि आग लगने के 12 मंथ के बाद आप अगेन अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हो, इसलिए 12 मंथ इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है सर। अब आ जाइए, जितना कम इंडेमिनिटी पीरियड उतना कम प्रीमियम होगा इंश्योरेंस का। जितना कम सर आपका इंडेमिनिटी पीरियड होगा, जैसे आग लगने वाला पीरियड यहाँ अगर 5 मंथ है, अगर सर आपका इंडेमिनिटी पीरियड 2 मंथ हुआ, तो जितना कम आपका इंडेमिनिटी पीरियड उतना कम प्रीमियम होगा आपका इंश्योरेंस का, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 2 महीने के लिए करवा रहे हैं कि हाँ बस मेरा आग लग जाए, तो उस कंडीशन में आपको आप 2 महीना सिर्फ संभाल लीजिएगा, ठीक है, मेरा स्टॉक जल जाए तो इसका प्रीमियम मान लीजिए आपको 10,000 देना पड़ रहा है, ठीक है सर। नहीं, ऐसे करते हैं, 1 मिनट। एक तो है सर 5 मंथ, मतलब अगर आग लगने के बाद 5 मंथ तक आप मेरा कुछ कुछ एक्सपेंसेस को संभाल लीजिएगा, तो उसके लिए आपने प्रीमियम दिया मान लीजिए 50,000, 10,000 करके, ठीक है सर। 1 मिनट इसको के कर देते हैं, 50K, 50,000 दिया। और वहीं सर अगर मान लीजिए 2 मंथ के लिए अगर आप प्रीमियम करवा रहे हैं, मतलब आप कहें कि सर मेरा आग लग जाए, अगर स्टॉक मेरा जल जाए ज़िंदगी में, ठीक है, कभी मेरा ऐसा लॉस हो जाए, तो आप हमको 2 महीना बस संभाल लीजिएगा, तो इस कंडीशन में आपका प्रीमियम कितना लगेगा सर? 20K। तो सही यही चीज़ें बोल रहा है सर, ठीक है। जितना कम इंडिमिनिटी पीरियड का आप करवाइएगा, उतना ही कम आपका प्रीमियम भी होगा इंश्योरेंस का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 20K और यहाँ सर 50K अमाउंट आ भी रहा है, पर मंथ के हिसाब से 10,000, ठीक है। ओके सर, ठीक है, मतलब 1 मंथ संभालने का इंश्योरेंस कितना ले रहा है आपसे? 10,000, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सर ज़िंदगी में साथ मान लीजिएगा कि यही रेट है, ठीक है।
रेट ऐसा नहीं होता, रेट अलग होता है, वो चीज़ आपको सर आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम सर एग्जांपल के लिए एक छोटा बेसिक सीधा साधा एग्जांपल लिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है सर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, इफ़ इंडेमिनिटी पीरियड है 3 मंथ का, ठीक है सर, मान लीजिए 3 मंथ का पीरियड है, एंड फायर का लॉस दैट इज़ आग के कारण जो लॉस हुआ, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ आपका आग के कारण, वो हुआ ओनली 2 मंथ, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड ये है कि भाई 3 मंथ का आपने इफ़ इंडेमिनिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ, ठीक है सर, इंडेमिनिटी पीरियड था 3 मंथ का, एंड फायर का लॉस दैट इज़ आग के कारण जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ वो ओनली 2 मंथ, ठीक है सर, 2 मंथ के लिए हुआ, तो रिकॉर्ड हुआ, तो ये क्लेम भी आपको ओनली 2 मंथ का ही मिलेगा। दैट इज़ जैसे हम सर एवरेज क्लॉज में अभी दे रहे थे, ठीक है, तो उस टाइप का सर। सर ज़िंदगी में देखिए, मान लीजिए सर, यार ये पीछे से मैं कौन है यार बात कर रहा है, बता के क्या है से। तो देखिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके कंटिन्यू करते हैं सर। तो देखिए एग्जांपल, इफ़ इंडेमिनिटी पीरियड है 3 मंथ का, ठीक है, एंड आग से जो लगा उस कारण में आपका सर सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ 2 मंथ, आप सर वो इंडेमिनिटी पीरियड आपका रहा, और आप इंश्योरेंस करवाए थे 3 मंथ का। जैसे मान लीजिए सर एग्जांपल, मान लीजिए आप इंश्योरेंस करवाए थे 3 मंथ का इंडेमिनिटी पीरियड के लिए, दैट इज़ आप कितना 30,000 रुपये पे कर रहे थे, 10,000 एक सा बेसिक मान रहे हैं सर, ठीक है, 10,000 फॉर 1 मंथ, तो 3 मंथ के लिए सर 30 के आप प्रीमियम भर रहे थे। अब सर आपका जिस दिन आग लग गया तो वो इंडेमिनिटी पीरियड आपका कितना है, ओनली 2 मंथ का, तो सर उस 2 मंथ में आपको जो भी प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ सिर्फ उतना का ही आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपका इंश्योरेंस अगर 3 मंथ के हिसाब से था, मतलब आप प्रीमियम 30 के जमा कर रहे थे 3 मंथ के लिए रिकवरी के लिए, ठीक है, आप हमको 3 मंथ संभाल लीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि अगर आपका आग लगा 2 मंथ के लिए, मतलब ये इंडेमिनिटी पीरियड 2 मंथ है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट इतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि ये आपको 3 मंथ के लिए दिया जाएगा, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा, 3 मंथ के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, आपको 2 मंथ के लिए ओनली ऑन दिया जाएगा, ठीक है सर। वो भी कैसे, जैसे हम सर एवरेज क्लॉज में निकालते थे उसी टाइप का इसको सर हम कैलकुलेट करेंगे। ज़िंदगी में आगे सारा चीज़ कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा सर, इसीलिए टेंशन ना लें, बस मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं। तो आइए सर देखते हैं आगे। ओनली 3 चीज़ों का क्लेम मिलेगा, दैट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर 3 थिंग्स, ठीक है। क्या क्या है सर, नंबर 1 नेट प्रॉफिट लॉस, ये सर रिपीट ही हो रहा है सब, ठीक है। नेट प्रॉफिट लॉस जो कमा सकते थे उस पर बट कमा नहीं पाए, दैट इज़ 1 एंड 2 नहीं, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। क्या क्या क्लेम होगा सर, ओवरऑल 3 चीज़ों का क्लेम मिलता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर 3 थिंग्स। एक तो है नेट प्रॉफिट लॉस जो कमा सकते थे पर कमा नहीं पाए, नेट प्रॉफिट, ठीक है सर, क्यों, क्योंकि आग लग गया इस वजह से। ओके, सेकंड नंबर क्या है सर, सेकंड नंबर ऐसा खर्चा जो इग्नोर नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा वो पेमेंट, दैट इज़ पेमेंट ऑफ, मान लीजिए स्टाफ का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ईटीसी, इस टाइप की चीज़ें सर, ठीक है। अब इस चीज़ों को क्या कहते हैं सर, स्टैंडिंग चार्जेस कहिए या अनएवॉइडेबल एक्सपेंसेस कहिए, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते वो कहिए, या फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहिए, ये सब एक ही मतलब है, ठीक है सर। तो है क्या सर, ऐसा खर्चा जो आप टाल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब नेन पेरेंट आपको ले करके कह दी कि भाई आना है तो सर आना है, वरना आपका खाना उस दिन बंद, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा पेमेंट, मतलब आपको लाना ही पड़ेगा सर नेल पेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड भी है, अनअवॉइडेबल भी है और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, ठीक है सर। तो सेम इसी तरह क्या पुट कीजिए वहाँ पर, अपने आप को कंपनी गार्जियन मान के पुट कीजिए कि परमानेंट मेरा जो स्टाफ है उसका सैलरी हमको देना है, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, तो हमको उसका
सैलरी तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह जो बैंक से आप लोन लिए हैं उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट आता है सर तो वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें के ऊपर भी क्लेम मिल जाता है, ठीक है सर। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये सर हम पहले में ही आपको सर समझाए थे, ठीक है। ये नहीं करते हैं तो बिज़नेस रन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, 5 मंथ, ठीक है। तो वो खर्चा जो आग लगने के कारण एक्स्ट्रा हमको एडिशनल करना पड़ा, ठीक है सर, एक्स्ट्रा एडिशनल करना पड़ रहा है, बट आग नहीं लगता तो नहीं करना पड़ता, ठीक है सर। बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए ऐसा खर्चा आपको अगर करना पड़े तो उस खर्चा को आप क्या कहिएगा सर, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। दैट इज़ रेंट का, जैसे मान लीजिए कि सर रेंट पर दूसरा प्लेस में हमको गोडाउन लेना पड़ा, इस टाइप का एग्जांपल सर, ठीक है। तो सर ये हमने देखा सर, ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है। अगर ये हम सर नहीं करते, अगर ये नहीं करते तो बिज़नेस नहीं कर पाते, ठीक है सर। और हमने क्या देखा, एक मिनट, वो खर्चा जो आग लगने के कारण हमको एडिशनल करना पड़ रहा है, ठीक है, बट आग नहीं लगता तो वो नहीं करना पड़ता। बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए हमको ये चीज़ करना पड़ा, जैसे सर मतलब एक्स्ट्रा वर्किंग को कंटिन्यू करने के लिए इंक्रीज्ड हो गया कॉस्ट, खर्चा बढ़ गया बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपना वर्क को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है सर। एग्जाम्पल, रेंट पर दूसरा प्लेस में हमको गोडाउन लेना पड़ा, ETC इस टाइप का। ओके सर। अब आइए सर एक और एग्जांपल के थ्रू सर देखते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। P&L को समझने से पहले, क्योंकि ये सर पीछे भी ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप ये समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़, देखिए, हाउ टू कैलकुलेट GP। तो सर टाइप 1 सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे था सर ट्रेडिंग एंड PL, ट्रेडिंग अकाउंट, फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट का ही बात करते हैं बस। कैसे निकालेंगे सर GP। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सर ज़िंदगी में ऐसे T शेप में, समझिए इस चीज़ को। इस तरफ क्या है सर, सेल, ठीक है। इस तरफ क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। इस तरफ है ओपनिंग स्टॉक, परचेज और GP, ठीक है सर। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है सर। तो हम कहेंगे आपको GP निकालने, तो आप क्या कहेंगे सर कि सर सेल को सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, ठीक है, और परचेज़ उसमें से सर इन दोनों को जोड़ के इसमें से सर परचेज़ को माइनस कर देते हैं, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं सर। ऑटोमेटिक जो बचेगा ना सर वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो सर ये तो है पहला टाइप, ठीक है सर। तो इसकी यहाँ पर इस टॉपिक में सर हमें इस चीज़ का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हमें ज़रूरत किसका है, इसका। हम इसको समझा क्यों रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट सर पीछे से भी रिवाइज होता जाए और आप इसमें कंपेयर कर पाएँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें का ज़रूरत है और क्या नहीं। इस वाले प्रोसेस का हम कहाँ यूज़ कर रहे थे सर, लॉस ऑफ स्टॉक में। इस वाले का कहाँ यूज़ करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है सर। तो देखिए कैसे करेंगे।
सेकेंड टाइप अल्टरनेटिव टाइप, जैसे कि पेंडल से क्या आप निकाल सकते हैं सर? यस सर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, उल्टा तरफ से चलना है। इस कंसेप्ट पर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सर, जो कि देखिए कैसे नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस। तो क्या आप जीपी निकाल सकते हैं? यस सर। जैसे देखिए पेंडल यहाँ है, ये हमको जीपी चाहिए 12 लाख। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ये नेट प्रॉफिट प्लस ऑल अपना एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा एक्सपेंसेस को जोड़ दें, तो ये दोनों को हम अगर ऐड कर दें ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा? हमारा जीपी इजीली निकल जाएगा। यस सर। तो यही बातें कहा जा रहा है, ठीक है सर। ओके, तो आइए अगले पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर जीपी गिवन ना होता तो वो चीज़ को सर हमने निकाल के भी दिखाया है कि सिंस नेट प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जीपी। तो इन प्रीवियस क्वेश्चन 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 लाख का था, देयरफॉर जीपी 12 लाख का था। ओके सर। अब आपका एग्जाम्पल भी यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, तो एक बार पहले हम उस चीज़ को ही पढ़ लेते हैं ताकि अंदर में ज़िंदगी में कोई डाउट ना रहे। ठीक है सर। तो देखिए P&L जीपी दिया हुआ है 12 लाख का, 12 लाख बैलेंसिंग फिगर। स्टैंडिंग चार्जेस 7 लाख। फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच आर अनएवॉइडेबल, वैसा खर्चा जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है सर। अदर एक्सपेंसेस अवॉइडेबल मे बी फिक्स्ड और मे बी वेरिएबल। ठीक है, ये सर हो सकता है कि कुछ इसमें से फिक्स्ड नेचर का हो, ठीक है, कुछ इसमें से फिक्स्ड नेचर का हो और कुछ वेरिएबल नेचर का हो जो कि फ्लक्चुएट टाइप का हो रहा है। ठीक है सर। और कुछ फिक्स है जो कि होगा ही। ठीक है, तो नेचर का हो सकता है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ये जब हम प्रैक्टिकल में सॉल्व करेंगे तो सर आपको अदर एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल स्टैंडिंग चार्जेस कैसा है, जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, फिक्स्ड है और अनअवॉइडेबल नेचर का है, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है सर। और ये अवॉइडेबल नेचर मतलब सर क्या होता है सर ज़िंदगी में? अदर एक्सपेंसेस में ये अवॉइडेबल नेचर सर क्या है सर? अवॉइडेबल एक्सपेंसेस तो वैसा एक्सपेंसेस जो आप इग्नोर कर सकते हैं इजीली एंड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। तो आइए इसको यहाँ से भी अब देख लेते हैं। P&L सेम जीपी 12 लाख दिया हुआ है, स्टैंडिंग चार्जेस 7 लाख दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच आर अनअवॉइडेबल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फिर एनपी आपका 2 लाख गिवन है, अदर एक्सपेंसेस 3 लाख गिवन है। सर ये काटा हुआ क्यों है आपको पता चलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। बस आप देखते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए सर। ठीक है, तो देखिए अवॉइडेबल फिक्स्ड वेरिएबल। ठीक है सर, इस पर नहीं मिलेगा बिकॉज इग्नोर कर सकते हो आप। ठीक है सर, तो इस पर क्लेम नहीं देता है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है सर। अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम होगा नेट प्रॉफिट लॉस पर, मतलब ये 2 लाख रुपए पर, प्लस स्टैंडिंग चार्जेस पर, मतलब वो चार्जेस जो कि करना, मतलब जो फिक्स्ड है और जो अनअवॉइडेबल है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वैसा खर्चा जो कि इस क्वेश्चन में 7 लाख अमाउंट है, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट हो सकता है। ठीक है सर, दैट इज़ 7 + 2 लाख। ठीक है सर, तो इसको आप जब ऐड कर देंगे तो सर आ जाएगा 9 लाख। तो सर ये जो 9 लाख आ रहा है ना, इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं सर? एडजस्टेड जीपी। ये सर इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस मतलब इस चैप्टर में बोल रहे हैं, इस टॉपिक के लिए एडजस्टेड जीपी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या सर कंपनी अदर एक्सपेंसेस पर भी देगा? नहीं सर, इस पर नहीं मिलेगा बिकॉज आप इसको इग्नोर कर सकते थे, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का मानना है कि इसके ऊपर अमाउंट क्लेम नहीं होगा, तो इसके ऊपर इसीलिए सर कट है। ठीक है, दैट इज़ 3 लाख नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या आपको अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी? कलर थोड़ा ज़िंदगी में चेंज करते हैं सर। अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम होगा नेट प्रॉफिट लॉस का, जो कि है 2 लाख रुपए, और स्टैंडिंग चार्जेस का जो कि आपका 7 लाख रुपए। ठीक है सर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया? एडजस्टेड जीपी। एडजस्टेड जीपी का मतलब क्या है सर ज़िंदगी में? सर इतना लाइन मत खींचिए सर। ठीक है, ड्राइंग बना देंगे तो सर कुछ हम पागल हो जाएंगे सर, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है सर, सब कुछ समझ में आएगा। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ओके सर। देखिए तो ये क्या है सर? एडजस्टेड जीपी। सर एक और जीपी तो था ना सर, तो सर ये एडजस्टेड जीपी क्यों ला दिए सर? सर दोनों सर अलग अलग दिख रहा है। क्या अलग अलग आपको दिख रहा है? एक जीपी का अमाउंट है 12 लाख, एक जीपी का अमाउंट है 9 लाख। यस सर, है सर।
तो देखिए सर क्या होता है, ये जो जीपी है ना, ये 12 लाख का, ये एक्चुअल जीपी है 12 लाख का, ठीक है। बट इसमें से अदर एक्सपेंसेस भी तो है सर, अदर एक्सपेंसेस भी इस जीपी का पार्ट है। ये सर 13 लाख का 3 लाख में से पार्ट है। ओके, मतलब 12 लाख का, सॉरी 12 लाख का ये कहीं ना कहीं सर इसमें पार्ट होगा। तो इसमें से अदर एक्सपेंसेस का लिए भी आप यूज़ करोगे सर, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस जो क्लेम नहीं हो सकता, ठीक है, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे कहते हैं एडजस्टेड जीपी। वो अमाउंट जो कि एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो कि क्लेम नहीं दे सकते हैं, ठीक है सर, इसको जब आप माइनस कर दीजिएगा किसमें से, यहाँ पर से आप माइनस हटा दीजिएगा जब सर, ठीक है। इसके अलावा जो आप पेमेंट करेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट लॉस का, जो आपका एग्जैक्ट में नेट प्रॉफिट लॉस हुआ, जो आपका एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट लॉस हुआ 2 लाख का, और स्टैंडिंग चार्जेस 7 लाख का, तो इस चीज़ों को क्या कहते हैं, एडजस्टेड जीपी, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें अलग हैं। जो 12 लाख है ये एक्चुअल जीपी है, और जो 9 लाख है ये एडजस्टेड जीपी है। एडजस्टेड जीपी में क्या क्या है सर, नेट प्रॉफिट और ओनली एंड ओनली स्टैंडिंग चार्जेस। ओके सर। नेट प्रॉफिट, एक मिनट देख लेते हैं क्या आ रहा है दिल में, थोड़ा सा एक बात आ रहा है सर, कुछ आ रहा था। 7 लाख 3, 10, 2, 12 सर, ये एक्चुअल जीपी जो है इसमें क्या इंक्लूड है, एक्चुअल जीपी में आपका स्टैंडिंग चार्जेस भी है, अदर एक्सपेंसेस भी है, और नेट प्रॉफिट भी है। तीनों को मिला के आ रहा है सर एक्चुअल जीपी, ठीक है, जो कि 12 लाख। बट इंश्योरेंस कंपनी क्या कहता है, अदर एक्सपेंसेस जो है ना ये वाला पार्ट इस पे कहता है कि हम क्लेम देंगे ही नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि आप इग्नोर कर सकते थे, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, इसके रिगार्डिंग आप समझिए। हम सिर्फ उसी के ऊपर क्लेम देंगे, एक तो नेट प्रॉफिट जो कि आपका एक्चुअल में आप कमा सकते थे बट आप कमा नहीं पाए, और स्टैंडिंग चार्जेस जो कि आप टाल नहीं सकते हैं और फिक्स नेचर का है, हम उसके ऊपर ही देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये डिमांड पूरा करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ रहा है सर, एडजस्टेड जीपी, ठीक है सर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो सर। ओके, तो इस तरह से एडजस्टेड जीपी आ गया 9 लाख और एक्चुअल जीपी रह गया 12 लाख, ठीक है सर। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, अभी आपको समझ में एंड तक, इस लेक्चर के एंड तक तो सर आ ही जाएगा। नेट प्रॉफिट लॉस प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल्स टू एडजस्टेड जीपी, यही होता है सर इसका मतलब कि अगर नेट प्रॉफिट लॉस्ट, नेट प्रॉफिट जो आपका लॉस हो गया और प्लस स्टैंडिंग चार्जेस जो खड़ा है, ठीक है सर, इन दोनों का आप ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, एडजस्टेड जीपी। अब देखिए दैट इज़ कैसे, दैट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट, इधर से 2 ऐड कर लीजिए, इधर से सर 7 ऐड कर लीजिए, 9 हो रहा है, इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ एडजस्टेड जीपी, दैट इज़ 9 लाख। तो सर ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। तो हो सकता है कि सर आपको इस फार्मूला का आगे यूज़ पड़े, ठीक है, आगे यूज़ पड़ सकता है। तो क्योंकि मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं, सीए में हैं, तो सर इंस्टीट्यूट कब कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो सर किसी को नहीं पता, तो हर एंगल से आप रेडी रहिए, देन इट इज़ बेटर फॉर यू। तो यहाँ हमने क्या सीखा सर कि दो तरह की फॉर्मूला है सर, एक तो नेट प्रॉफिट लॉस प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू एडजस्टेड जीपी, और दूसरा लॉस ऑफ एडजस्टेड जीपी जो कि ये 9 लाख का इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आ गया सर, नेट प्रॉफिट लॉस प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके सर। अब देखिए हैशटैग इंश्योरेंस कंपनी को एक्चुअल जीपी पर, इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल जीपी पर क्लेम नहीं देती, दैट इज़ 12 लाख। देखिए इस ये भी सर पिंक पेन से काटा हुआ है कि मतलब इंश्योरेंस कंपनी को एक्चुअल जीपी से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो एक्चुअल जीपी पर क्लेम नहीं देता, याद रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनी को एडजस्टेड जीपी पर एक मिनट, इंश्योरेंस कंपनी को एडजस्टेड जीपी से लेना देना है, मतलब उससे मतलब है। तो इंश्योरेंस कंपनी एडजस्टेड जीपी पर ही ओनली क्लेम देती है, दैट इज़ 9 लाख का, इसी के ऊपर देगा ये जो 9 लाख है, ठीक है।
यहाँ जो आप सर देख रहे थे इंश्योरेंस कंपनी में किससे मतलब है, ये एडजस्टेड जीपी जिसका अमाउंट है 9 लाख, इंश्योरेंस कंपनी को ये जो एक्चुअल जीपी है 12 लाख का, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। क्लेम आपको किस पे मिलेगा, क्लेम आपको इस पर, ओहो अरे यार गजब का प्रॉब्लम है। क्लेम आपको किस पर मिलेगा सर, क्लेम आपको एडजस्टेड जीपी पर मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी यही कहता है। ठीक है सर, ओके। एक बार और देखते हैं सर ओवरऑल मेन फंडा क्या है सर ज़िंदगी में। वही है जो आप सोच रहे हैं, अभी तक वैसे ही चलते आ रहा है सर, कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ सेम बात रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए फिर से वही चीज़ एक बार और रिपीट होगा। ओवरऑल मेन फंडा क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या कवर करके चलता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस अगर डेथ हो गया तो डेथ पॉलिसी सर वो कवर करके चलता है। ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक क्या कवर करके चल रहा था कि अगर आपका स्टॉक जल गया तो हम भरपाई कर देंगे। वैसे ही लॉस ऑफ प्रॉफिट जो पॉलिसी है, ठीक है सर, वो क्या कवर करके चलता है, वो कहता है कि हम एडजस्टेड जीपी दैट इज़ नेट प्रॉफिट का लॉस और प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो स्टैंडिंग चार्जेस जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है वो दोनों को संभाल लेंगे, और प्लस क्या कर लेंगे, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को भी संभाल लेंगे। तो लॉस ऑफ, अगर सर अब तक आप कुछ नहीं समझे तो सर ओवरऑल भी ये भी सर सुन लीजिएगा तो सर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल अब तक यही बातें हुआ कि सर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या कवर करता है, एडजस्टेड जीपी दे देगा प्लस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो हुआ होगा वो दे देगा। एडजस्टेड जीपी में सर एक तो आता है नेट प्रॉफिट लॉस और एक आता है सर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। ओके सर, अब आ जाइए अगला पॉइंट और करके, और दैट इज़ एडजस्टेड जीपी प्लस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है, इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये सर उस टाइम में सर हमने बनाया था, नहीं ये फार्मूला सर गलत है, आप इसको काट लीजिए। ठीक है, यस सर, बिकॉज ये अलग चीज़ है और ये लॉस ऑफ प्रॉफिट में अलग चीज़ है। लॉस ऑफ प्रॉफिट में सिर्फ ये दो चीज़ें आ रहा है, एनपी एंड एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है सर, दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हाँ नहीं यार गलत कैसे होगा सर जी, ये दूसरा फार्मूला है। यस सर, इन दोनों को देखिए, एक तो ये फार्मूला है, देखिए ये कैसे बना, गलत नहीं है, सॉरी देखिए कैसे बना। इस फार्मूला को हम क्या पता कोई क्या भी होगा, बट यहाँ पे सर हमने इसको अपने कॉपी में अपने से क्रिएट किया। ठीक है सर, तो देखिए नेट प्रॉफिट लॉस्ट है, ओके, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। ठीक है सर, और प्लस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कर देंगे तो ये क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कवर करता है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस दोनों का मतलब एडजस्टेड जीपी होता है, देखिए अगर ये दोनों का मतलब एडजस्टेड जीपी होता है तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, इन दोनों के बदले एडजस्टेड जीपी प्लस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है, इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। यस सर, तो ये भी चीज़ें सर हम कर सकते हैं। अब आइए सर हम सबसे मेन मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो कि है स्टेप। ठीक है, अब सर आप सारे टर्म्स एंड पॉलिसी को समझ चुके हैं, तो अब एक बार हम बुक से भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे पहले सर थोड़ा सा कॉपी से भी उस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले बुक से कर लें, नहीं पहले कॉपी से ही करते हैं सर। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, तो इसको सर हमें ध्यान से करना है। ठीक है, तो देखिए हाउ टू कैलकुलेट क्लेम ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, क्लेम ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। स्टेप नंबर 1, वो पीरियड जब आग लगा, एक मिनट इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। स्टेप 1, वो पीरियड जब आग लगा तो आग लगने के कारण ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा नहीं पाए। जैसे हम देख रहे थे सर 5 लाख कमा सकते थे, 5 लाख कमा सकते थे, बट 2 लाख ही कमाए, 3 लाख नहीं कमा पाए।
ठीक है सर, 3 लाख नहीं कमा पाए, ओनली 2 लाख कमा पाए। कमा सकते थे 5, बट 3 कमा नहीं पाए, 2 ही ओनली कमा पाए। तो सर ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। ये इसका सबसे मेन पार्ट है इस टॉपिक का, जो कि है इसका कैलकुलेशन। जो आप सर उतने देर से जो भी लेक्चर सुन रहे हो वो इसी के लिए आप सुन रहे हो, ठीक है सर। इस चैप्टर का भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा सर। स्टेप 1, वो पीरियड जब आग लगा तो आग लगने के कारण ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा नहीं पाए, ठीक है। तो उस आग लगने वाले पीरियड को, वो जो पीरियड था, ठीक है, और वो पीरियड जो चला, उस पीरियड को क्या कहते हैं? इंडेमिनिटी पीरियड, ठीक है। तो उस पीरियड को क्या करना सर? आइडेंटिफाई करना। पहला स्टेप क्या है? उस पीरियड को आइडेंटिफाई करना। अब इसको पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो सर समझ में आएगा। मान लीजिए एक टाइमलाइन बनाए जो कि आपके सामने है, ठीक है सर, ओके। मान लीजिए आग लगा, इधर देखिए, एक मिनट, टाइमलाइन पहले समझाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर है फाइनेंशियल ईयर 19-20, करेंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 20-21, ठीक है सर। करेंट ईयर में मान लीजिए, ठीक है, करेंट ईयर में क्या हुआ सर? 1 जून को आग लग गया और 31 जून तक ये पीरियड हम मेरा चला, ठीक है सर। मतलब आग लगा, डैमेज पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होकर देखिए जिग-जैग आग लगा हुआ सर। ये पीरियड की वजह से हम परेशान रहे हैं अगला 31 अक्टूबर तक। तो सर ये क्या है? ये 5 मंथ है, बट ये क्या है? इसी को कहते हैं सर इंडेमिनिटी पीरियड, ठीक है। वो पीरियड जब आग लगा तो आग लगने के कारण ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा नहीं पाए, ठीक है, आप कमा नहीं पाए। उस आग लगने वाले पीरियड को आइडेंटिफाई करना आपका स्टेप नंबर 1 होगा, ठीक है सर। तो इंडेमिनिटी पीरियड कितना रहा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर? 5 मंथ का, ठीक है सर। इसी दिन के लिए सर इंश्योरेंस किए थे कि ये 5 महीना हमको संभाले, ठीक है सर। दैट इज़ वो 5 महीना कौन सा मंथ है सर? 31 जून 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक, ओके सर। स्टेप नंबर 2, 5 अलग अलग टाइप का टर्नओवर को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है सर, ओके सर। अलग अलग टर्नओवर, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाएंगे, हौले हौले जाएंगे, ठीक है सर, टेंशन नहीं। तो देखिए टर्नओवर कैसे निकालेंगे सर? सेल्स फ्रॉम 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक, मतलब करेंट ईयर, दैट इज़ इंडेमिनिटी पीरियड हुआ जो, जिसमें करेंट ईयर में जब आग लगा तो उस पीरियड का कितना सेल आपने किया। तो मान लीजिए सर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ आग लग रहा है, ये सर फायर हुआ 1 जून को और वो पीरियड चला 31 अक्टूबर। तो ये पूछ रहा है कि उस पीरियड में आपने कितने का सेल किया। तो मान लीजिए एग्जांपल में कितने ले लिए सर? ओनली रुपीज़ 1,20,000 का हमने सेल किया। तो यहाँ पे लिख दिया सर कि वो पीरियड जब आग लगा था उस पीरियड में मेरा सेल कितना का हो पाया? 1,20,000, ओके। ये हो गया सर पहला बात, ठीक है। ये पहले आप फाइंड कर लेना। 5 तरह की चीज़ें आपको फाइंड करनी है सर, ठीक है। वो सारी चीज़ को हम सर फिर बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं, एकदम बिंदास जाएंगे, आराम से जाएंगे। फिर सर पॉइंट नंबर 2, सेल फ्रॉम 1 जून 2019 टू 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। मतलब ये देखेंगे सर कि ये जो इस साल आग लगा इस पीरियड में, इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है सर? इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही कैलकुलेट करता है क्लेम, ठीक है सर। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी का ही ये रूल है कि पहले इंडेमिनिटी पीरियड आप पहचान लिए 5 मंथ का था, ओके सर। फिर आप क्या देखें कि इस 5 मंथ में कितना का सेल हुआ इस साल, मतलब करेंट ईयर में इस साल में कितना का सेल आपने किया। फिर सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है कि सेल फ्रॉम 1 जून 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2019, सेम पीरियड प्रीवियस ईयर में इसी पीरियड से कंपेयर किए कि कितना था टर्नओवर जब आग नहीं लगा था तब। तो इंश्योरेंस कंपनी देखता है सर कि कितना था। तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर में जब आग नहीं लगा था तो उस टाइम मेरा बिज़नेस बहुत ही हंसी खुशी चल रहा था और हमने उस टाइम इस 5 मंथ के दौरान 5 लाख का सेल किया था, ठीक है सर। बस बट इस साल क्या हुआ सर? करेंट ईयर में आग लग गया, मतलब ये भौजन्य को हलुओ बन गो सर जी, दिक्कत आ गो।
जब दिक्कत ना थी तो भैया भौजन्य को 5 लाख रुपए कमाए थे सर जी पिछले साल इतने पीरियड में, और इस बार सर जी करंट में आग लग गो, करंट ईयर में करंट लागो भैया, बिजली गिर गो, बिजनेस को ऊपर मारो ऊपर, जो आग लग गई भैया आग लग गई सर, इतना प्रॉब्लम आ गया। इस वजह से सर इस साल में क्या हो गया, बस 1,20,000 ही कमा पाए। ठीक है, तो वो चीज़ देखता है सर। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो ये था सर प्रीवियस ईयर जो कि 19-20 है। ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट ईयर को आप बेस मान रहे हैं। ठीक है, हम इससे एस्टिमेट कर रहे हैं कि जैसे इस साल देखिए, ये टाइमलाइन 2 पीरियड में डिवाइड है। ठीक है, ये टाइमलाइन सर 2 पीरियड में 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर। पहला हमने क्या किया सर कि पहला हम ढूंढे कि ये मेरा आग लगा हुआ पीरियड है 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक। ठीक है सर, ये स्टेप 1। फिर स्टेप 2 के अंदर पहला टर्नओवर क्या ढूंढे सर कि ये जो ठीक है आग लगा, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड के दौरान सेल कितना हुआ, 1,20,000। फिर सर इंश्योरेंस कंपनी कहता है जब आग नहीं लगा था मतलब प्रीवियस ईयर में, तो इस पीरियड में कितना सेल था, 5 लाख। तो सर हमने 5 लाख यहाँ से निकाला। ठीक है, ओके सर, क्योंकि सर ज़िंदगी में एक बेस तो मानना पड़ेगा सर। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही सर भगवान तो आके बताएंगे नहीं कि यहाँ पे कितना का होना चाहिए था सेल। ठीक है, कितना का एजम्पशन ले लें, तो सर इसीलिए एक बेस मानते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, बेस मान रहे हैं एंड उससे एक लगभग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ भाई कम से कम 5 लाख का तो भाई सेल करता। ठीक है सर, कम से कम 5 लाख का सेल करता अगर आग नहीं लगता तो। ओके सर, इंश्योरेंस कंपनी ये मानती है कि ठीक है प्रीवियस ईयर में अगर 5 लाख आपने 5 लाख था सेल। ठीक है, तो इस पर 10% ज़िंदगी में भैया ग्रोथ नाम का भी चीज़ हो है। ठीक है तो ग्रोथ होता है। ठीक है सर, इसमें मान लीजिए सर इंश्योरेंस कंपनी ये मानती है कि प्रीवियस ईयर में 5 लाख, तो इस ईयर में 10% ग्रोथ होगा, बट आग लगने के कारण आप कमा नहीं पाए। ठीक है सर, आपका ग्रोथ नहीं हो पाया, आग में जल गया, दैट इज़ 5 लाख का 10%। ठीक है सर, इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट मानती है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि चलो ठीक है, पिछले साल प्रीवियस ईयर में 5 लाख कमाया था, अगर इस साल 5 लाख, अगर इस साल आग नहीं लगा रहता तो कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रोग्रेसिव बेस ही है, ग्रोथ ही किए रहते अगर आग नहीं लगा रहता तो 50,000 रुपये और कम से कम बढ़ा के ही कमाया रहता इस साल में। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग सर ये इंश्योरेंस कंपनी कितना मानता है इस चीज़ को, 5,50,000। सर समझ पा रहे हैं मतलब इंश्योरेंस कंपनी यह कहना है कि ये तो सर पिछला साल था, तो पिछला साल अगर इस पीरियड में 5 लाख कमाए तो ये तो सर आपके पास करंट ईयर है। ठीक है, तो अगर इस ईयर में आग नहीं लगता तो पिछला साल आपने अगर 5 लाख कमाया तो ये प्रीवियस ईयर था, मतलब आप इस साल कुछ ना कुछ तो ग्रोथ किए होंगे या डेवलपमेंट होता अगर आग नहीं लगता तो, बट यहाँ आग लग गया इस वजह से ना आपको प्रॉब्लम हो गया। बट अगर आग नहीं लगता तो कुछ ना कुछ तो ग्रोथ करा कमाए रहते हैं, तो ग्रोथ रेट क्या मानता है, 10%। ठीक है, कि कम से कम 5 लाख जो आपने पिछले साल कमाया था इसके ऊपर आप इस बार 10% तो कम से कम इंक्रीज़ करके 5.5 लाख इस पीरियड में कमाए रहते हैं। ठीक है सर, 5.5 लाख ये मतलब है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिंस 10% ग्रोथ रेट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर, ये क्या किया सर, ये लोग इंश्योरेंस कंपनी एज्यूम करता है कि 10% आप ग्रोथ किए रहते अगर आग नहीं लगता। अब देखिए देयरफॉर शॉर्ट सेल कैसे निकालेंगे सर, शॉर्ट सेल ऑफ 1 जून 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर तो देखिए सर देयरफॉर शॉर्ट सेल्स ऑफ 1 जून 2020 से लेकर के 31 जून 2020 तक। ठीक है, मतलब सर कितना का कमी हुआ एक्चुअल में जब आग लगा शॉर्ट से लिए। सर किस मंथ का बात कर रहा है ज़िंदगी में सर,
ज़िंदगी में। इस मंथ का बात हो रहा है 1 जून 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है सर, जब आग लगा तब का, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है सर, शॉर्ट सेल। तो देखिए कितना का आप नहीं कमा पाए वो हम निकालेंगे। इस पीरियड में शॉर्ट सेल कितना हुआ, 5,50,000 एस्टिमेटेड। लगभग इस 5 मंथ में करेंट ईयर में इतना सेल होना चाहिए था, मतलब इतना तो आप सर कमा लेते अगर आग नहीं लगता तो। यही मान रहा है सर करेंट इंश्योरेंस कंपनी भी 10% ग्रोथ रेट बढ़ा दिया 5 लाख के ऊपर। तो इंश्योरेंस कंपनी मान रहा है कि अगर आग नहीं लगा रहता तो 5.5 लाख तो कम से कम कमाए रहते आप। बट क्योंकि आग लग गया तो आप परेशान रहे, आपने अरेंजमेंट करके 1,20,000 कहीं कहीं से बहुत मेहनत करके कमाया। दैट मीन्स ओनली इतना आपने आपका सेल हो पाया, ठीक है सर। अगर आग नहीं लगता तो आप एस्टिमेटेड 5 मंथ में इतना का सेल कर देते हैं, लगभग 5,50,000 का सेल कर देते हैं। बट क्योंकि आग लग गया तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ओनली इतना का सेल हो पाया, दैट इज़ 1,20,000 का। तो एक्चुअल सेल कितना का नहीं हो पाया, तो एक्चुअल में इतना का सेल नहीं कर पाए, दैट इज़ इतना का लॉस हो गया ड्यू टू फायर। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया सर, ये वाला पार्ट हम सेल नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पास आग लग गया। तो मेरे पास हो सकता है स्टॉक नहीं था, या मेरे को रेंट उतना आया नहीं कि भाई मतलब हम उतना रेंट पे अफोर्ड नहीं कर पाए लोकेशन के ऊपर, कुछ भी बहुत सारे वजह है सर। गोडाउन सर नियरेस्ट लोकेशन के ऊपर दूसरा अफोर्ड नहीं कर पाए। तो 4,30,000 का क्या हुआ सर, एक्चुअल में हम इतना का सेल नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा सर, ओके। अब आ जाइए एक और आगे। ये था सर सेकंड नंबर, हमने टर्नओवर निकाल लिया कि शॉर्ट सेल कितना हुआ, तो शॉर्ट सेल इतना हुआ, ठीक है सर, ओके। अब देखिए सी नंबर, टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20। 19-20 का मान लीजिए पूछा कि भाई पूरा का पूरा टर्नओवर कितना था, तो 14 लाख, मतलब 14,50,000। दैट इज लास्ट ईयर का पूरा ईयर में कितना सेल हुआ, तो वो अमाउंट है सर मान लीजिए 14 लाख। जैसे टाइमलाइन के थ्रू समझिए, पूरा सेल पूछ रहा है, दैट इज़ 14 लाख का ओवरऑल टर्नओवर था दिस ईयर। इस पूरे साल में हमने 14,50,000 का सेल किया था, ठीक है सर। ये पूछा तो ये भी सर आपने निकाल दिया। ये सारा चीज़ सर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, इसीलिए अभी आपको समझा रहे हैं ताकि उस टाइम में आपको सर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 3, एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालेंगे, ठीक है सर। एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालेंगे लास्ट ईयर का बेस मानकर, बिकॉज करेंट ईयर तो सर डिस्टर्ब हो गया, आग लग गया, तो इसलिए वो तो बचा ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक है सर। तो आप किसको बेस मानिएगा सर, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर को बेस मानकर हम उसके हिसाब से जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे सर। तो देखिए मान लीजिए सर नेट प्रॉफिट था 2,25,000 का, ठीक है। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था 3 लाख का। तो देयरफॉर जीपी कितना होगा सर, देयरफॉर जीपी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 मान लीजिए होगा 5,25,000, ठीक है सर। एग्जाम्पल पॉइंट को वैल्यू मत कीजिएगा सर, सिर्फ कंसेप्ट देखिए कि कंसेप्ट को कहाँ से कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है सर, ओके सर। अब देखिए तो सर यस, क्या हम इसे सर कैलकुलेट कर सकते हैं जीपी, ये दोनों डाटा हो तो नेट प्रॉफिट गिवन है 2,25,000, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 3 लाख। तो यस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज जीपी कितना है 5,25,000। बट एक्चुअल जीपी से इंश्योरेंस कंपनी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ये जितना भी ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3 लाख का, इसको सर हम डिवाइड कर देंगे दो जगह, 1,80,000 और 1,20,000, ठीक है।
1,20,000 इसमें से ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको आप अवॉइड मतलब आप इग्नोर कर सकते थे, तो इसके ऊपर तो सर पहले ही क्रॉस है इंश्योरेंस कंपनी का, मतलब ये तो वो देगा ही नहीं। ठीक है, अब बचा 1,80,000। ठीक है सर, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड एंड अनअवॉइडेबल है। ठीक है सर, मतलब ये 1,80,000 जो अमाउंट है एक्सपेंसेस है 1,80,000 का, 3 लाख में से ओके सर, तो 1 मिनट हम थोड़ा गए थे सर पानी का बोतल लाने। ओके, थोड़ा दूर रख दिए थे, कोई बात नहीं। तो हम क्या कहाँ पे थे, यहाँ पे थे सर। नेट प्रॉफिट 2,25,000 दिया था, जीपी निकाल लिए। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम दो तरह की बात कर रहे थे कि 3 लाख में दो पार्ट है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। ठीक है, 1,20,000 इसमें से ऐसा एक्सपेंसेस था जो कि अवॉइडेबल नेचर का था, जिसे हम इग्नोर कर सकते थे, तो ये तो सर पहले ही कट हो गया। ठीक है सर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब 1,80,000 अमाउंट बचा। ठीक है, तो इसमें देखिए 1,80,000 क्या था सर, फिक्स एंड अनअवॉइडेबल स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब ऐसा चार्जेस जो कि आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, मतलब क्या बोलते हैं सर, इग्नोर भी नहीं कर सकते, या फिर और वो फिक्स नेचर का भी है, मतलब वो आपको करना ही पड़ेगा, कोई चारा भी नहीं है। ठीक है सर, फिक्स नेचर का है और अनअवॉइडेबल है, इग्नोर भी नहीं होगा। तो अब स्टैंडिंग में भी सर दो तरह की बातें थी, एक तो हमने देखा सर इंश्योर्ड और एक देखा था सर अनइंश्योर्ड। तो जो अनइंश्योर्ड है, इस स्टैंडिंग चार्जेस के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाए थे। ठीक है, सोचे ज़्यादा हो रहा है प्रीमियम अमाउंट, दैट इज़ 75,000। ठीक है, तो ये 75,000 के लिए क्या किया, इसमें से ये जो 1,80,000 का एक्सपेंसेस है, इसमें से 75,000 का एक्सपेंस क्या था सर, अनइंश्योर्ड, मतलब इसके ऊपर सर हम नहीं करवाएं। सोचिए कि भाई उस टाइम अगर होगा तो संभाल लेंगे, क्योंकि प्रीमियम मेरे को ज़्यादा लग रहा था सर, प्रीमियम बढ़ा हुआ लग रहा था, इसीलिए हम बोले कि यार क्या फालतू का प्रीमियम इतना भरना है, इसीलिए हटाओ अभी। ठीक है सर, ओके। अब इंश्योर्ड कितना का था सर, इंश्योर्ड 1,80,000 में से इंश्योर्ड था 1,05,000, मतलब इसका इंश्योरेंस करवाए थे बिकॉज ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैंडिंग चार्जेस लगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं हट सकता, परमानेंट सैलरी वगैरह देना ये सब नहीं हट सकता, ये तो आपको देना ही पड़ेगा सर। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। ठीक है सर, दैट इज़ 1,05,000, तो इसका इंश्योरेंस था। और अनइंश्योर्ड कितना था सर, 75,000। ठीक है, तो अब देखिए सर, इंश्योरेंस कंपनी को किससे मतलब है, जो ग्रीन कलर से है, और इंश्योरेंस कंपनी को किससे मतलब नहीं है, तो जो पिंक कलर से कटा हुआ है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं सर कि इंश्योरेंस कंपनी को किससे मतलब है, ग्रीन से, मतलब नेट प्रॉफिट 2,25,000 से, और वैसा इनडायरेक्ट वैसा फिक्स्ड एंड अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस जो कि इंश्योर्ड हो, दैट इज़ 1,05,000, इससे मतलब है। और किससे मतलब नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को, पिंक से, मतलब ये जो जीपी है 5,25,000 एक्चुअल जीपी, इससे मतलब नहीं है। अवॉइडेबल जो एक्सपेंसेस था इससे मतलब नहीं है। अनइंश्योर्ड जो स्टैंडिंग चार्जेस है 75,000 का, इससे ही मतलब नहीं है। ओनली मतलब किससे है, वो स्टैंडिंग चार्जेस जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है 1,05,000 से, इससे इंश्योरेंस कंपनी को मतलब है। ओके सर, अब आइए, ये हमारा आज का लास्ट इस टॉपिक में पेज है, तो देखिए इस चीज़ को समझ लेते हैं सर, और फिर ये लेक्चर को हम ओवर करेंगे। सिंस एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होता है, तो 1 मिनट। सिंस एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि सर यहाँ पे क्या है, 2,25,000 और 1,05,000 था, तो जोड़ दिए 3,50,000। दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड जीपी ऑफ लास्ट ईयर। सर ये चीज़ हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा था पीछे, अभी जस्ट पहले। ठीक है, और इसको सर अभी हम बना के देख रहे हैं। ठीक है, कि एडजस्टेड जीपी निकालना सीख रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर। तो देखिए नेट प्रॉफिट अमाउंट को और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को सर जोड़ दिए,
तो ये जो अमाउंट है 3,30,000, इसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड जीपी ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, इसका कवर लिया गया, मतलब इसका सर आपने इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, इस तो वही चीज़ सर कहाँ आएगा, एडजस्टेड जीपी में आएगा। ओके सर, मतलब समझ रहे हैं, जिसका आपने सर इंश्योरेंस कराया वो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो ज़रूरी है, वैसा खर्चा जो कि आप टाल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया तो आएगा एडजस्टेड जीपी में, और प्लस नेट प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। तो ठीक है सर, इसका आपने कवर ले रखा है। सर वाई वी कैलकुलेट एडजस्टेड जीपी, बिकॉज वाई वी कैलकुलेट सर एडजस्टेड जीपी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920, बिकॉज एडजस्टेड जीपी रेशियो चाहिए ताकि उसके बेसिक पे सर आप क्लेम निकाल सकें कि इस साल कितना होगा। ठीक है सर, तो ध्यान देने वाली बातें क्या है, ध्यान देने वाला बात ये है कि नंबर एक यहाँ स्टार है, देखिए नॉर्मल जीपी रेशियो निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं सर, 5,25,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल। 5,25,000 क्या है सर, जो आपका टोटल जीपी एक्चुअल जीपी था वो अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल इंटू 100, दैट इज़ नॉर्मल जीपी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल इंटू 100। ठीक है, तो अगर आप ये निकाल लेंगे ना सर तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ये आ जाएगा 36.21%। तो सर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा पागल हो गया क्या भाई, हम वो सारा चीज़ थोड़ी कवर करेंगे जो अवॉइडेबल भी था, प्लस जिस पे तुमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। ठीक है, तो हम उसके ऊपर भाई कवर नहीं करने वाले। तो इस तरह से ये ओवरऑल जीपी का इंश्योरेंस नहीं होता, कवर नहीं था। ठीक है, मतलब एक्चुअल जीपी का, जैसे देखिए ये वाला, इसलिए यहाँ पर काटा हुआ है सेट है कि ओवरऑल जीपी जो एक्चुअल जीपी है उसका इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि इसका कुछ पार्ट क्या है, अवॉइडेबल है, जिसका तो इंश्योरेंस कंपनी करता ही नहीं है। ठीक है, और उसमें भी जो फिक्स्ड था दैट इज स्टैंडिंग चार्जेस था, उसमें से कुछ का इंश्योरेंस आपने करवाया ही नहीं था, तो उसका इंश्योरेंस थोड़ी देगा सर वो तो सर सिर्फ इसका मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है सर, तो यही चीज़ें समझाना था। तो अगर आप इसको ले लोगे, अगर आप एडजस्टेड जीपी की जगह गलती से एक्चुअल जीपी को यूज़ कर देंगे तो सर इतना बड़ा खेला हो जाएगा। देखिए परसेंटेज का भी आपको एक बार अंतर दिखा देते हैं, देखिए सो वी नीड एक्चुअल जीपी रेशियो 3,30,000 जो कि यहाँ आपका एक्चुअल जीपी रेशियो है। ठीक है सर, डिवाइडेड बाय टोटल सेल 14,50,000 जो कि आपका सर गिवन, अभी हम पीछे से लाएँ इसको। ठीक है सर, स्टेप नंबर 3 की प्रीवियस ईयर, स्टेप नंबर 3 सर कि टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ईयर का पूरा ईयर में कितना सेल हुआ, तो 14,50,000 वहाँ से ले आए इंटू 100। ठीक है, दैट इज़ फार्मूला क्या है सर, ये फार्मूला लागू है इसमें एडजस्टेड जीपी अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल सेल। ध्यान से ओनली एडजस्टेड निकालना है, तो सर एडजस्टेड का ही यहाँ पर आपको अमाउंट लेना है। अगर आप ये अमाउंट गलती से ये ले लिए तो सर गलत हो जाएगा, इसलिए गलती से भी ये फार्मूला को लॉस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग यूज़ मत करिएगा सर। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारा चीज़ें सर क्लियर हो जाएगी, तो उसका टेंशन भी ना लें। तो सर आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यू गेट 22.76%। योर एडजस्टेड जीपी रेशियो ये क्या है सर, ये 22.76% क्या है, एडजस्टेड जीपी रेशियो, और ये 36.21 क्या है, ये जीपी रेशियो है, नॉर्मल जीपी रेशियो। तो क्या हमको नॉर्मल जीपी रेशियो मांग रहा है इंश्योरेंस कंपनी, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तो सर यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमसे नॉर्मल जीपी रेशियो नहीं मांग रहा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट टॉपिक में रिगार्डिंग वो हमसे क्या मांग रहा है, एडजस्टेड जीपी रेशियो, तो हम उसको एडजस्टेड देंगे भाई, तुम जो मांगेगा हम वो देंगे। जैसे आप पत्नी को कहते हैं कि भाई अगर लाल रंग का पॉलिश मांगी है तो भाई वो ब्लू कलर का नेल पॉलिश बोल रहे, नेल पेंट, अगर सर ब्लू कलर का नेल पेंट मांगी है तो ब्लू ही लगाएगी। आप बोलिए कि रेड लगा लो तो नहीं लगाएगी सर, बोलेगी नहीं हम ब्लू ही लगाएंगे। तो ठीक है, आप कहते हैं ना कि ठीक है भाई, तो बाज़ार से जाके तुमको जब ब्लू ही चाहिए, आपको जब ब्लू ही चाहिए तो आपके लिए ब्लू ही लाएंगे भाई, वरना खाना भी दे दीजिए, कल लेके आ जाएंगे, मैडम माफ़ कर दीजिए खाना दे दीजिए। तो भाई ऐसे बोलने पर होगा सर जी, तो वही हाल यहाँ पर भी है सर। हम भी कहेंगे कि ठीक है भाई
तुमको एडजस्टेड जीपी रेशियो चाहिए तो हम एडजस्टेड अमाउंट को यूज़ करके एडजस्टेड जीपी रेशियो निकालेंगे। नॉर्मल नहीं चाहिए ना, तो नॉर्मल जीपी रेशियो निकालेंगे भी नहीं। ठीक है सर, नॉर्मल जीपी को यूज़ भी नहीं करेंगे, एडजस्टेड जीपी अमाउंट निकालेंगे, ये 3,30,000 इस तरह से, और इसके ऊपर फिर हम रेशियो निकालेंगे इस तरह से। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है सर, तो ये बात था। ओके सर, तो देयरफॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना कितना कैसे निकालेंगे सर? 4,30,000 का क्या था वहाँ, शॉर्ट सेल था। यस सर, तो शॉर्ट सेल का प्लस जीपी रेशियो भी आप कमाए रहते सर, साथ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो कि आप सेल नहीं कर पाए। ये सर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4,30,000, मतलब आग लगने के कारण इतना का सेल नहीं कर पाए। अगर आग ना लगा होता तो इतना का सेल होता, तो प्रॉफिट भी कमाए रहते हैं इसके ऊपर। दैट इज़ प्रॉफिट कितना का सर? तो जब आप 4 लाख, जब आप सेल के ऊपर जीपी निकालेंगे एडजस्टेड जीपी रेशियो के हिसाब से, तो जो कि जीपी रेशियो यहाँ पे कितना लाए सर, एडजस्टेड जीपी रेशियो 22.76%। तो जब आप कैलकुलेटर उठाएंगे सर, जैसे हम भी उठा लेते हैं, आप भी उठा लीजिए, लिखिए कैलकुलेटर स्क्रीन पर, 4,30,000 का 22.76% का सिंबल मार दीजिए। तो सर इसका मतलब ये तो आप कमाए ही रहते हैं एज अ सेल, ये तो आप कमाए ही रहते हैं, और ये प्रॉफिट भी कमाए रहते हैं एज अ, ये क्या है, जीपी। तो इसको जब आप सर निकालें सेल के ऊपर प्रॉफिट, तो कितना एक्स्ट्रा लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना इसमें इंक्लूड है सर? सेल के ऊपर ये इंक्लूड है 97,806 का, 97,868 रुपीज़ का आप क्या कमाए रहते हैं सर? जीपी कमाए रहते हैं। ठीक है सर, दैट इज़ प्रॉफिट। ठीक है, तो बिकॉज बट ये नहीं हो पाया क्यों, तो इस वजह से लॉस हो पाया, क्योंकि सेल ही नहीं हो पाया तो जीपी भी नहीं कमा पाए। तो इस वजह से क्या हुआ, लॉस हो गया। कितने का? 97,868 रुपीज़ का। तो ये था क्या सर, ये था आपका फर्स्ट क्लेम। ठीक है, अब क्या करते हैं फर्स्ट क्लेम, मतलब आपको भी समझाएंगे सर, जस्ट वेट। स्टेप नंबर 4, एक टेबल में एक्सप्लेन करना लॉस ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट क्लेम कैसे लाएं, ओवरऑल डिटेल्स देना। ठीक है सर, यहाँ पर सर ये लेक्चर का कॉपी के थ्रू जो भी समझाए थे अब हमने वो चीज़ कवर कर लिया। ये चीज़ें सर है हाउ टू कैलकुलेट क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, दिस इज़ क्रिएट बाय सर। ठीक है सर, देखिए इसमें टोटल क्लेम हम कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो भी हम निकाल रहे थे प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस। तो फिलहाल सर एडिशनल एक्सपेंसेस जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इसको आप साइड रखिए, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट में। तो क्या सर हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट को बोल सकते हैं एडजस्टेड जीपी, और जिसके अंदर क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है प्लस स्टैंडिंग चार्जेस होता है। ठीक है सर, ये चीज़ें होता है। यस सर, अब देखिए इस चीज़ को निकालने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा सर? फॉलो द स्टेप्स एज अंडर टू कैलकुलेट द टोटल क्लेम। ओके सर, इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए क्लेम अमाउंट को जानने के लिए। तो स्टेप 1 क्या है सर? पहले आइडेंटिफाई करो पीरियड कौन सा है। आइडेंटिफाई इंडेमिनिटी पीरियड की स्टार्ट द पीरियड बिगिनिंग विद द ऑकरेंस, मतलब वो पीरियड जब से आग लगा एंड डैमेज हुआ, और तब से लेकर के आप कब तक का प्रॉफिट आग लगने के कारण सही से कमा नहीं पाए बिजनेस में उस। ठीक है, तो क्योंकि आग लग गया, ड्यू टू आग लगने के कारण आप कमा नहीं पाए। ठीक है सर, तो उस चीज़ को पता करना, उस पीरियड का क्या कहलाता है, स्टेप 1, जो कि इस क्वेश्चन में हमने निकाला था 5 मंथ। ठीक है सर, ये सारी चीज़ ऑलरेडी हमने सर कॉपी से भी समझाया है। ठीक है सर, आग लगने के कारण, ठीक है, वो प्रॉफिट जो कि स्टार्टिंग में आग लग गया तो डैमेज हो गया, तो आप कमा नहीं पाए ड्यू टू आग लगने के कारण, उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा लेते अगर आग नहीं लगता। तो वो पीरियड आपको पता करना है कि आग लगने के कारण से कहाँ से लेके कहाँ तक हम मतलब जूझे, कहाँ तक जूझे मतलब स्ट्रगल किए, स्ट्रगल डिफैक्ट्स। ठीक है, तो वो पीरियड को आइडेंटिफाई करना। स्टेप नंबर 2 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर।
जो कि हमने इसमें सर 3 चीज़ें पढ़ा है, अभी डी और ई को पढ़ना बाकी है। ए, करेंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड का पता लगाना, जैसे सर हम लगाए थे, या आपको याद हो कि करेंट ईयर में 1,20,000 का सेल था, जो सर 1,20,000 वाला, यस सर। फिर बी, टर्न ओवर ऑफ करस्पॉन्डिंग आईपी का मतलब है सर इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है सर। तो बी पॉइंट क्या है, करस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड इन द प्रीवियस ईयर, सेम प्रीवियस ईयर में उस पीरियड के दौरान, मतलब अगर आग लगा इस साल का तो उस पीरियड में हमने कितना कमाया था सर, देखा था आपने 1,20,000, और सेम उसी पीरियड में पिछले साल का कोई मंथ याद नहीं है, 1 मिनट यार, वही बोल ही देते हैं, रुको। पिछले साल का हमने देखा था सर कि 1 जून से लेके 31 अक्टूबर तक हमारा कितना सेल हुआ था, टर्नओवर था, तो हमने देखा था सर 5 लाख, ठीक है। तो ये 5 लाख जो था वो बी वाला, और 1,20,000 जो था वो ए वाला। सी में हमने क्या देखा था, बी में, हाँ बी में सर फिर हमने ये भी देखा था दो तरह का, वो जो टर्नओवर हमने बढ़ाया था सर, ठीक है, इंक्रीज़ किया था, और वो जो हम 5,50,000 एक्चुअली में कर पाते हैं, ठीक है, 5,50,000 का सेल टर्नओवर, बट कितना कर पाए, ओनली 1,20,000 का, तो जो हमने सर माइनस करके शॉर्ट सेल निकाला था 4,30,000 का, तो वो वाला पॉइंट है सर ये बी का पार्ट नंबर 2, ठीक है सर। सी, टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि मतलब सर पूरा टर्नओवर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि 14,50,000 गिवन था, और जिसके ऊपर क्या निकालना था, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द जीपी। जीपी अभी हमने सर निकाला था, जिसके ऊपर 76% वो चीज़ें यहाँ पर है सर, ठीक है। ये दोनों सर हम आगे समझेंगे, फिलहाल स्टेप 3 ये वो फॉर्मूला है सर, कैलकुलेट एडजस्ट जीपी ऑफ लास्ट ईयर एज अंडर, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट प्लस लास्ट ईयर का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि हमने सर एक एग्जांपल लिया था, कितना 2,25,000 नेट प्रॉफिट को रूप में ऐड किए थे, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था 1,05,000, दोनों को ऐड करके सर था 3,30,000, और डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर टर्नओवर, जो कि था सर 14,50,000, और इंटू किए थे 100 से, तो कितना आ गया था 22.76%। तो ये फॉर्मूला था सर स्टेप 3, ये जीपी एडजस्टेड जीपी को निकालने का, ठीक है सर। ओके, इसके बाद सर फोर्थ स्टेप का बात आ रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या है, फर्स्ट क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैसे सर, एक डब्बा मैक्सिमम जो हमने निकाला था सर नीचे 97,868, उसको फर्स्ट क्लेम अमाउंट एक डब्बा में निकालेंगे, ठीक है सर, एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, मतलब यह फर्स्ट क्लेम अमाउंट जो मिला, मतलब फर्स्ट क्लेम अमाउंट कौन सा सर, ये वाला, ठीक है, और ये वाला हम निकालेंगे सर आगे, ठीक है। तो इस तरह से सर देखिए, ये 5 लाख कौन सा था सर, जो प्रीवियस ईयर में उस पीरियड के दौरान, मतलब जो इस साल में आग लगा वो प्रीवियस ईयर में जब आग नहीं लगा था तो हमने कितना कमाया था, 5 लाख, ठीक है। ग्रोथ रेट कितना माना गया, ग्रोथ रेट कितना एज्यूम हुआ था क्वेश्चन में, 10%। ग्रोथ रेट एज्यूम करने के बाद कितना माना गया कि करंट में अगर आग नहीं लगता तो कमा लेते 5,50,000, बट एक्चुअल में आग लगने के कारण स्ट्रगल करते हुए कितना कमाए, 1,20,000, ठीक है सर। आप इसके ऊपर कैलकुलेट करते जाइएगा सर, वो आपको धीरे धीरे खुद आता जाएगा, ठीक है। देखिए फिर लेस कर दिए, ठीक है। देखिए टर्नओवर जो आप पिछले ईयर कमाए थे, देखिए कैसे है फंडा, टर्नओवर जो कि आप करस्पॉन्डिंग पिछले ईयर में कमाए थे फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख, ऐड इंक्रीज ग्रोथ रेट कर दिए 10%, तो सर 5,50,000 आ गया, ठीक है। इतना आप कमा सकते थे, ये निकल गया, लेस एक्चुअल टर्नओवर इन करेंट ईयर, ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड एक्चुअल में आपने कितना कमा पाया वो आप माइनस कर दिए, जो कि था 1,20,000 माइनस कर दिए, शॉर्ट सेल आ गया सर 4,30,000 का। फिर इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इसमें अगर कमाते तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता, तो ग्रॉस प्रॉफिट का था यहाँ हमने कैलकुलेट किया था सर 22.76%, तो इसको यहाँ पे डाल दिए, पुट कर दिए, ठीक है। और इसको जैसे ही आप सर 22.76% पुट कीजिएगा 4,30,000 के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 97,868 रुपीज़, ठीक है सर। तो ये था आपका फर्स्ट क्लेम अमाउंट जो हमें ऐसे मिलता है, ठीक है।
और अब अगले वीडियो में सर देखेंगे कि इस चीज़ को रिगार्डिंग, और ये जो 2 पॉइंट बच गया इसमें सर टोटल 7 स्टेप हैं। तो फिलहाल सर इतना ही स्टेप बहुत है, और इस स्टेप को आप रिवाइज़ कर लीजिए एक बार और अच्छे से सोच लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये सर आपका लेक्चर नंबर 41 का लास्ट पार्ट था। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।